हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ बेटा डिस्कस करने वाला हूं मॉक टेस्ट पेपर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मई 2022 अटेम्प्ट के लिए एडवांस अकाउंट्स का अपनी तरफ से रिलीज किया था एंड दैट इज सीरीज 1। मॉक टेस्ट पेपर्स हमेशा एग्जाम से करके जाने पहले बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो एक आपके लिए एक मॉक आपके पास एक तरीके की ड्रिल हो रही है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको अपने पास करें। बट काफी बार बच्चे जब अपने तरफ से इस मॉक टेस्ट पेपर को करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कई बार अगर डिफरेंट लगते हैं, तो उसी वजह से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर में मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा एक बार के लिए डिस्कस करूंगा अलोंग विद देयर आंसर्स। एंड आप लोग अपने पास जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपनी तरफ से देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के जरिए। तो आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर देखना है तो टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आप अपने पास उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो इसे करके जाना हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो चलिए अब हम अपने पास बेटा शुरू करते हैं इसकी डिस्कशन को करना। तो मॉक टेस्ट पेपर एडवांस अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है बेटा एंड दैट इज जो टेस्ट सीरीज मार्च 2022। तो बेसिकली ये पहले वाला जो मॉक टेस्ट है, एक इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट लेता है, तो दिस इज सीरीज 1 हम इसे बोल रहे हैं। एंड आपके पास में एक सीरीज 2 का होता है, वो अगला होता है, ठीक है ना। तो ये सीरीज 1 वाला मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। पेपर पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्राइमरीली होता है, फिर बाकी 5 में से कोई हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। सो बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम एएस नंबर 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास में बच्चों के साथ किया जाता है। सो मिस्टर अर्नव एक रिलेटिव है बेटा की मैनेजमेंट पर्सोनल का, जिसे रेम्युनरेशन मिल रही है 3 लाख रुपीस की फॉर हिज सर्विसेज इन द कंपनी फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून। सो बेसिकली केएमपी जो बोला जाता है शॉर्ट में की मैनेजमेंट, उसके रिलेटिव को रेम्युनरेशन मिली है पहले 3 महीने में साल के, और 1 जुलाई को उसने जॉब छोड़ दी है। क्या मिस्टर अर्नव को रिलेटिव आइडेंटिफाई करना चाहिए रिलेटेड पार्टी साल के अंतिम दिन 31 मार्च 20 को फॉर द पर्पस ऑफ 8 तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस, वो रिलेटेड पार्टी, क्योंकि रिलेटेड पार्टी जो आपके पास है वो साल के किसी भी टाइम पे हो सकती है। जरूरी नहीं है कि रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप 31 मार्च को होना चाहिए, वो जितने टाइम के रिलेटेड थी उतने टाइम के लिए आपके पास डिस्क्लोजर उतने पीरियड की ट्रांजेक्शंस का दिया जाता है। सो आंसर को देखते हैं। आंसर है अकॉर्डिंग टू एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, parties are considered to be related if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party। तो मिस्टर अर्नव एक रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल को एक आइडेंटिफाई किया जाएगा रिलेटेड पार्टी के तौर पे एट द क्लोजिंग डेट। तो वो क्लोजिंग आपके पास डेट पे रिलेटेड पार्टी में कवर किया जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्या है, अ लिमिटेड कंपनी ने गुड्स बेचे बेटा एसोसिएट कंपनी को फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2020, और उस डेट के बाद में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप खत्म हो गया। सो बेसिकली पहले क्वार्टर में आपने गुड्स बेचे अपनी एसोसिएट को और उसके बाद वो रिलेशनशिप नहीं रहा, मतलब वो आपको एसोसिएट नहीं है। हाउएवर गुड्स सप्लाई करते रहे हम उसके बाद भी कंटिन्यूअसली इवन आफ्टर 30 जून एज वाज सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर। तो हम बाद में वो रिलेटेड पार्टी नहीं पर हम उसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं जैसे हम नॉर्मल लोगों को करते हैं। डज दिस रिक्वायर डिस्क्लोजर एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली बोलता है सिर्फ उतनी ही देर का आपके पास में बेटा डिस्क्लोजर करना है जितने टाइम पे रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो उस टाइम के डिस्क्लोजर दिखाने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर में वही एक चीज आ रही है, ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी विद एसोसिएट कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ओनली आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शंस फॉर द पीरियड जब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, सो इट नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड, उस दौरान की अपने पास रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये हमारा क्वेश्चन पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी बेटा हमारा है एएस नंबर 9 से। तो पहला था एएस 18 से, अगला आ रहा है बेटा एएस नंबर 9 जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उससे। सो क्वेश्चन है, न्यू इरा पब्लिकेशंस पब्लिश करती है एक मंथली मैगजीन ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 15 तारीख को एक मैगजीन पब्लिश करी जाती है। वो एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचते हैं एडवर्टाइजर्स को ऑन द टर्म ऑफ 80% सेल वैल्यू पेबल इन एडवांस एंड द बैलेंस विद इन 30 डेज ऑफ द रिलीज ऑफ द पब्लिकेशन। तो बोला जाता है कि जो भी अमाउंट है उसका 80% आपको एडवांस में देना है, 80%, और बाकी 30 दिन के अंदर 30 डेज में देना। जो सेल ऑफ स्पेस मार्च 20 की है वो हमने इश्यू अपने पास फरवरी में निकाला। मैगजीन पब्लिश हुई अपनी शेड्यूल डेट को, तो मतलब 15 मार्च को ही हुई बेसिकली क्योंकि मार्च का इशू है, और उन्हें 240 मिल गया था 10 मार्च को और 60,000 मिला 10 अप्रैल को मार्च 20 के इशू का। तो अगर आप टोटल पेमेंट देखेंगे 240 प्लस 60 दैट विल बी 3 लाख, और 3 लाख का 80% आपको
मार्च में आ गया और बाकी जो 20% बचा 60,000 एक तरीके से वो अगले साल में आ रहा है 10 अप्रैल को। AS9 के हिसाब से बताइए कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा जाएगा और ट्रीटमेंट क्या होगी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजर्स की फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो बताइए इसकी क्या ट्रीटमेंट करी जाएगी, जो पैसा मिल चुका है जो मिलना है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। और दूसरा कह रहे हैं क्या ट्रीटमेंट होगी अगर पब्लिकेशन डिले हुई 2 अप्रैल तक, मतलब अगर मैगजीन शेड्यूल लेट हुई 2 अप्रैल को जाके। तो बेटा हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बड़ी क्लियर बात बोलते हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है उसमें इनकम तब रिकॉर्ड कर सकते हैं वो लोग जब व्हेन द एडवर्टाइजमेंट इज आपके पास जो है अपीयर्स बिफोर द जनरल पब्लिक। तो यहां पर में वो जनरल पब्लिक का मतलब ये जिस दिन मैगजीन आपके पास में जो है पब्लिश हो रही है। तो बेटा वो शेड्यूल डेट पे ही पब्लिश हुई थी और वो 15 तारीख को होती है, तो 15 मार्च को आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा और वो पूरा हो जाएगा कितना 240 प्लस 63 लाख, चाहे पैसा मिला चाहे नहीं मिला। सो 3 लाख का आपका रेवेन्यू उस साल में आ जाएगा, पहले साल में 31 मार्च 20 में। और बेसिकली जितना पैसा आपको मिलना बाकी है विच इज 240 मिला, 60 तो अप्रैल में जाके मिल रहा है ना, तो वो आपका एक तरीके से अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर हो गया जिसे आप डेटर बोलते हो। सो पहले का तो आंसर यही बनता है एज पर AS9 हमारे पास में जब रेंडरिंग ऑफ सर्विस का केस होता है परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड या तो कंप्लीटेड सर्विस या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। इनकम एक्रू होती है जब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, जैसे मैंने आपको कहा। तो एडवर्टाइजमेंट उस दिन कंसीडर हो रही है जिस दिन पब्लिश हुई, तो रेवेन्यू उसी दिन रिकॉग्नाइज करा जाएगा। तो इस केस में 15 मार्च को बेटा पब्लिकेशन की डेट है, हेंस 3 लाख का रेवेन्यू उसी समय रिकॉर्ड होगा उस साल में मार्च 20 में। जो पेमेंट है वो आपकी रेलिवेंट नहीं है, सिंस रेवेन्यू 3 लाख का उसी दिन रिकॉग्नाइज हो रहा है तो जो 60,000 है वो अमाउंट ड्यू फ्रॉम एडवर्टाइजर दिखेगा और 240 जो है वो रिसीव हो चुकी है पेमेंट। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अब अगला पार्ट पूछा था बताइए अगर पब्लिकेशन डिले हुई अगले साल गई 2 अप्रैल को, तो बेटा अगले साल अगर 2 अप्रैल को पब्लिकेशन जा रही है, डिले टिल 2 अप्रैल है, तो उस केस के अंदर में क्या होगा सर, उस केस के अंदर में ना वो रेवेन्यू अगले साल रिकॉर्ड किया जाएगा 3 लाख का। तो सर जो 240 है उसका क्या बेटा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा। अभी तक इनकम एक्रू नहीं हुई तो जो पैसा आ चुका है वो एडवांस है हमारे लिए, ठीक है ना। सो यहां पर में वही चीज आनी है, अगर पब्लिकेशन डिले हो जाती है बेटा टिल 2 अप्रैल तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी डिले हो जाएगा टिल द एडवर्टाइजमेंट गेट पब्लिश इन द मैगजीन। और उस केस में जो रेवेन्यू है 3 लाख का वो रिकॉग्नाइज अगले साल में ही होगा जब मैगजीन पब्लिश हो जाएगी। तो अमाउंट जो मिल चुका है हमारे पास 240 का वो एडवांस के तौर पे दिख रहा है 31 मार्च को, वो एडवांस के तौर पे दिखाया जाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट हमारे पास में बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यस सर, ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो जाता है। देन अगला जो केस आ रहा है बेटा अगले वाला सी पार्ट, वो क्या है, सरिता कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। दिस क्वेश्चन इज ऑफ AS नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का बेटा। फॉलोइंग डिटेल्स आपको दे रखी है इस पर्टिकुलर पीरियड की, ईयर एंडेड 31 मार्च 21। वैल्यूज इन लैक्स है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है आपको, वर्क सर्टिफाइड वर्क नॉट सर्टिफाइड, कितना और खर्चा लगेगा अभी होने में, कितनी पेमेंट मिल चुकी है और कितनी पेमेंट मिलनी बाकी है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड। सेम क्वेश्चन किया जाता है आपके साथ में, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ AS 7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हमें बताइए क्या एक प्रॉफिट लॉस बता दीजिए बेटा ईयर एंडेड 31 मार्च का, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस बता दीजिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक रेवेन्यू बता दीजिए कितना रिकॉग्नाइज होगा आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और एक कितना अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू कस्टमर्स होगा। तो ये 4 चीजें आपसे इस क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट में रखी है, ये 4 चीजें हमारे से बेटा क्वेश्चन ने रखी है रिक्वायरमेंट के अंदर में। अब हमने यहाँ पे कैसे दिखाना है, तो बेटा यहां पर में सबसे पहले आता है प्रॉफिट लॉस। अब सिंस अगर मैं देखूं बेटा हमारा कॉस्ट टिल डेट तो बेटा ये बन गया, ये टोटल कितना है 7500 और हमारा फर्दर कॉस्ट कितना लगना है 8750। तो अगर आप देखेंगे आपका टोटल कॉस्ट जो है वो बना 7500 प्लस 8750 16250। तो 16250 आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, पर 12000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो क्या हुआ यहाँ पे पैरा 35 लग गया, और पैरा 35 क्या बोलता है, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो उस केस के अंदर में जो एस्टिमेट लॉस है उसे पूरे का पूरा अभी प्रोवाइड कर लीजिए। वहां पे ऐसा नहीं कि प्रोपोर्शनेट का है, तो यहां पे पूरा लॉस अभी आ जाएगा बेटा, पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज आ रही है, फोर्सिबल लॉस की बात हुई, टोटल कॉस्ट है हमारी 16250, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12000, तो टोटल आपका लॉस अभी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एज पर AS 7 व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड लॉस अभी पूरे का पूरा खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पूरा लॉस आपके पास आ सकता है, तो ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो लॉस पूरा इसी साल में रिकॉर्ड हो जाएगा। देन अगला पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस सिंपल है बेटा, वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड विच इज कितना कॉस्ट टिल डेट है, सो दैट इज 6250 प्लस 1250
तो वो हमारे पास आ गया 7500, वो आ गया 7500, दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पूछा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए तो बेटा आपके पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलती है सर, कॉस्ट टिल डेट दैट इज 7500 डिवाइडेड बाय 16,250 इंटू 100। तो पहले वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी और उतना परसेंट रेवेन्यू आएगा। सो हमारे पास में 7500 डिवाइड बाय 16,250 इंटू 100 46.15% आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। और टोटल रेवेन्यू जो 12,000 है उसका इतना परसेंट हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, उतना रेवेन्यू आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, विच इज 5538 फॉर द करंट ईयर। जितना आपका काम हुआ है उतना परसेंट आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। और लास्ट चीज क्या पूछे बेटा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू कस्टमर्स। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम ऑब्लिक टू कस्टमर्स में आपके पास क्या चीज आ रही है सर, वो होता है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस है तो माइनस, माइनस कितनी बिलिंग हो चुकी है, बिलिंग हो चुकी है का मतलब कितने पेमेंट मिल चुकी है, मिलनी बाकी है। सो हमारी कॉस्ट टिल डेट कितनी है बेटा 7500 थी, प्लस प्रॉफिट तो नहीं है पर लॉस था आपका 4250 का लॉस आया था ना हमारा टोटल में, यस सर। और माइनस कितनी बिलिंग हो चुकी है रेस, दैट इज 5500 प्लस 1500, इतने की बिलिंग आप रेस कर चुके, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड प्लस टू बी रिसीव्ड। तो अगर ये प्लस में आया तो ड्यू फ्रॉम हो गया, माइनस में आ रहा तो ड्यू टू हो गया, मतलब हम बेसिकली एक तरीके से ज्यादा की रेस कर चुके, इतनी बनती नहीं है। सो ये माइनस में आ रहा तो ड्यू टू कस्टमर कहलाया जा रहा है एक तरीके से, इसलिए 3750 ड्यू टू कस्टमर हो गया, ड्यू टू कस्टमर हो गया, ठीक है ना, यस सर। देन नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास आ रहा है डी पार्ट, दैट इज फ्रॉम एएस नंबर 26, वो है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है सुदेश लिमिटेड ने पेटेंट एक्वायर किया बेटा कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ 40 लाख 5 सालों के लिए, और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 5 साल है। कंपनी ने कॉस्ट कैपिटलाइज करी और उसे अमोर्टाइज करना शुरू किया 48 लाख पर एनम के हिसाब से। तो 2 करोड़ 40 लाख का लिया, 5 साल हम लाइफ मान रहे तो हमने उतने पे कर दिया। 2 साल के बाद जाके पता चला कि अभी प्रोडक्ट और 5 साल चल सकता है। तो 2 के बाद वैसे तो 3 ही बचे थे और उन्हें लगता है 5 साल और चले, तो रिवीजन इन लाइफ हो रहा है। और नेट कैश फ्लोज जो है प्रोडक्ट के उन 5 सालों के वो एक्सपेक्टेड है टू बी 36 लाख 46 लाख 44 40 एंड 34 लाख। तो अगले 5 सालों के कैश फ्लोज बोल दिए। तो बेटा स्टार्टिंग में तो अमोर्टाइज अमाउंट फिक्स है 48 लाख, बाद में वो रेशियो ऑफ कैश फ्लोज में जाएगा। बताइए कितना अमोर्टाइजेशन का अमाउंट होगा हर साल में अगर पेटेंट रिन्यूएबल है और वो रिन्यू करा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या वो 7 साल तक आपके पास जारी है उसकी लाइफ, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 करोड़ 40 लाख है, 2 साल तो बेटा 48 लाख क्या, यस सर। तो बेटा 48 लाख करने की वजह से 2 सालों में कितना अमोर्टाइज हुआ 96 लाख। तो बची वैल्यू आपके पास कितनी है सर, बची वैल्यू रहेगी 1 करोड़ 44 लाख। और वो कैसे आई सर, 240 लाख था माइनस हमने 96 लाख तो 2 सालों में कर दिया, तो बचा हुआ जो 144 लाख है वो आपकी वैल्यू बच गई। और जिसे क्या करेंगे सर, रेशियो ऑफ कैश फ्लोज में बांट देंगे। तो इस अमाउंट को आपके पास में इस कैश फ्लोज की रेशियो में अमाउंट में बांटा जाएगा, इतने अमाउंट को। तो ये हमारे पास रेशियो ऑफ कैश फ्लोज बनेगा, ये 36 लाख 46 लाख 44 40 34। इस रेशियो में हमारे पास में बेटा डिवाइड करने की बात होगी, इस रेशियो में डिवाइड करने की बात होगी। और जब आप अपने पास 144 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे 18 23 22 आपके पास 20 एंड 17। सो अगर आप देखेंगे इसका टोटल जो बनता है वो 2 करोड़ बन रहा है, ठीक है ना, और वो आपके पास 1 बन जाएगा। सो उस रेशियो में अगर आप डिवाइड करेंगे सो 144 लाख को हमारे पास में करेंगे तो 25 लाख 92,000 33 12 31 68 28 80 और आपके पास 24 48, वो आपके पास वैल्यू जैसे भी है वो आती जाएगी एक एक करके और टोटल आपका 2 करोड़ बन जाएगा। सो ये हमारे 2 सालों तक था विच वॉज 48 और अगले 5 सालों में किसमें क्या हमने कैश फ्लोज जो आपके पास है उसकी रेशियो में कर दिया। कुछ ना बोलता तो मैं डिवाइड बाय 5 ही करता, भाई बराबर बांट दिया, पर वो रेशियो ऑफ कैश फ्लोज होता है वो रेशियो ऑफ कैश फ्लोज में जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारे पास में क्वेश्चन ये वाला बड़ा ही साधारण था, आसान था, इसमें तो कुछ ज्यादा था ही नहीं, ये कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है जी। नाउ हम इसके बाद चल रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच इज आपके पास जो है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुई 30 जून को, बैलेंस शीट दे रहा हूं कि डिसोल्यूशन वाले दिन कैश और सन्ड्री एसेट से इधर कैपिटल बी का लोन और क्रेडिटर है। हमें कह रहा है एसेट्स रिलाइज हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स में और पेमेंट करी जा रही है प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल एक्चुअली आपका कहलाया जाता है, दूसरा नाम होता है
हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल बेसिस। और फिर आपके पास जो है क्रेडिटर्स को पे किया 29,000 पूरी सेटलमेंट में, रियलाइजेशन का खर्चा एस्टिमेट 5400 किया, बट एक्चुअल में खर्चा कितना लगा 4000। जो अमाउंट है वो पे करा 15 सितंबर को। स्टेटमेंट बनानी है शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जैसे जैसे पैसा आ रहा है तब तब, तो 3 बार में पैसा आया बेटा हमारे पास में, अपार्ट फ्रॉम एक ओपनिंग कैश भी है, ठीक है ना। पार्टनर से शेयर करते हैं पीएसआर किस में 2:1 में। स्टेटमेंट बना दीजिए बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो ये हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में माय डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपकी सीक्वेंस है ना, ये जो आपकी सीक्वेंस है इसमें हमें ये पता करना जरूरी होता है, क्योंकि पैसा टुकड़ों में आ रहा है तो किसको पहले दिया जाएगा। सो हम पूरा वो टेबल बनाते हैं टू डिटरमिन द सीक्वेंस। सो 76, 48, 36 आपके पास में जो है वो वैल्यूज है, और हमारा ये वर्किंग नोट बन रहा है बेटा। तो ये 76, 48, 36 पीएसआर से डिवाइड किया 2:1 से, फिर हमने अपने पास वैल्यू निकाली आपके पास जो है, और जिसमें से सबसे जो लोएस्ट होता है उसे बेस लेते हैं, और वो अपने पास मल्टीप्लाई करके हमारे पास पता चल गई प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग बी एज बेस। अब फिर माइनस करते हैं टू डिटरमिन द एक्सेस कैपिटल। तो दिस माइनस दिस किया, तो ये इसका 28 एक्सेस है, जिसको बेस लेते हैं वो तो 0 हो जाता है, और दूसरे का एक्सेस आ गया, दिस माइनस दिस करके, ठीक है ना। सो ये आपकी वैल्यू बन जाती है। अब इन दोनों में से पहले किसको देंगे, तो दोबारा से सेम प्रोसीजर 2:1, तो वो आपके पास क्या, तो अब ये वाला छोटा आ रहा है वैल्यू। सो 12 को बेस लिया आपका सी को, सो हमारे पास में 24 और 12 बना, 24 और 12, और फिर फाइनली सरप्लस किसका आ रहा है बेटा, आपके पास आ रहा है एक्सेस ए का आ रहा है 4000। तो हमारी जो फाइनल एक तरीके से है, जो फाइनल एक तरीके से वैसा सीक्वेंस है वो ये है, सबसे पहले 4000 पे किसको देंगे हम लोग, ए को, फिर हम अगले 36,000 वो आपके पास ये वाली चीजें बन जाती है, दैट इज जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल्स वाली वैल्यू है। दिस इज अवर सीक्वेंस फाइनली। सो 4000 है, फिर 24 और 12 है, और फिर आपके पास में जो बाकी है वो हमारा बनेगा 48, 48, 24, जो कि आइडली उनकी 2:1 में जाना है, जो कि आइडली 2:1 में जाना है, वो हमारे पास में जो भी होगा वो आपके पास 48, 48, जो कि ये एक्सेस है जो देना है, ये एक्सेस जो देना है। अब हमारे पास में बेटा यहां पर में अगर हम चले, यहां पे अगर हम चलते हैं, हमारे पास हम सबसे पहले लिख देते जो पेमेंट्स करनी है 30,000, 10,000, तो हमने वो लिखी 30, 10, 76, 48 एंड 36। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो कैश पड़ा है वो बांटेंगे। अब 10,800 बेटा बांटने जाओगे, पर 10,800 में से 5400 तो खर्चे का निकालोगे। क्या उसी दिन पता है एक्चुअल में 4,000 लगे, नहीं, उस दिन तो सोचा है 5400 लगेगा, तो उतना ही अलग करूंगा ना। एक्चुअल का पता तो लास्ट में चलेगा ना, वो तो उसने बोला भी 15 सितंबर, नहीं भी बोलता तो हम लास्ट से लेते, बोल दे तो फिर तो जिसमें बोला वो है। तो 5400 आपके पास है। सो 10,800 में से 5400 खर्चे का निकाला, तो बचा हुआ 5400 ही किसको दिया, क्रेडिटर को दिया, तो इनका कितना बचा 24,600। अब हमारी आती है पहली इंस्टॉलमेंट 25,200 की। अब इसमें से क्रेडिटर्स को कितना देंगे बेटा, क्रेडिटर्स को टोटल में सेटल कितने में कर रहे हैं, 29,000 में, थे 30,000 के, तो 1,000 पे कम है, 1,000 रुपए की एक तरीके से सेविंग हो रही है, फायदा हो रहा है, जितना फिर कल को पार्टनर्स को पैसा ज्यादा मिल जाएगा, फायदा हो रहा है। तो हमारे पास में उसको 23,600 दिया जाएगा, तभी तो 1,000 आपके पास जो बैलेंस बच गया, जो हमें एक तरीके फायदा जो डिस्काउंट मिला। अब हमारे पास में 25,200 थे, 23,600 अगर इनको दे दिए तो बचा कितना सर, 1,600 रुपए, वो किसको दे दिया, पार्टनर लोन को। तो क्रेडिटर्स पे किया, फिर पार्टनर लोन की बारी, अब इनका इतना बचा है देना। नाउ कम्स द मेन थिंग, दैट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और बेसिकली सेकंड इंस्टॉलमेंट 60,000 की। अब 60,000 में कैसे देंगे सर, सबसे पहले तो हम 8400 जो इसका बचा हुआ है वो 8400 पे कर देंगे, यस सर। अब जो बचा अमाउंट उसमें सबसे पहले हमने 4,000 पे देने किसको, जो हमारे पास है, तो यहां पे आपके पास में यही चीज आ रही है बेटा, 4,000 पे इसको दिए जा रहे, वही नीचे बनाया हुआ है। फिर 24 और 12 है, तो ये बचा 4,000, ये हुआ 36। तो हमारे पास में एक तरीके से 40,000 का तो ये पता चल गया। तो जो कि हमारे पास में उन्होंने यही चीज बोली है, 8400 उसको क्या, 4,000, 24,000, 12,000, और जो बचा हुआ 11,600 है। अब क्योंकि 60,000 में से 8400 हमने दिया 20 लोन, फिर जो ए का एक्सेस है, फिर ए और सी का जो एक्सेस है, और जो बचा हुआ है, अब तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 2:1 में चला जाएगा, वो तो 2:1 की रेशियो में चला जाएगा। अब तो जो भी है वो 2:1 में बांट दिया, एक्सेस वाला पे हो चुका है। ये एक्सेस का रेलेवेंस तभी होता है ना, क्योंकि पैसा कम हो सकता है। यहाँ तो चलो इतना आ गया कि सारे एक्सेस एक ही बार में कंप्लीट हो गया और अब सीधा पीएसआर में आ गया, पर ऐसा हो सकता था ना पैसे 20,000 आए होते, देन वो रोल प्ले करता, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास में हमें अमाउंट पता चल गया किसको कितना कितना दिया जा रहा है, किसको कितना कितना दिया जा रहा है। सो दैट कम्स द अमाउंट।
जो कि हमारे पास पता चल जाते हैं। और फिर अगली बार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 80,000 आ रहा है। अब 80,000 नहीं बटेगा बेटा, जो खर्चे के लिए निकाला था 5400, उसमें से लगा कितना 4000, तो भाई 1400 रुपए तो वो भी बच गया, 1400 बच गया, तो पैसा बढ़ जाएगा। ज्यादा लगने की बात होती तो इसमें माइनस कर देते। सो बच गया है। सो 80,000 प्लस आपके पास में जो है 1400, तो 81,400। Since excess have already been paid and now we are distributing in PSR जो भी है, सो आपके पास में 2 to 1 में बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसे 2 to 1 में बांटेंगे तो इतना इतना आ जाएगा, और फाइनल हमारे पास पता चल जाएगा कितना अनपेड अमाउंट है, जो कि दिख रहा 2 to 1 में है, जो कि हम एक तरीके से बोल सकते हैं रियलाइजेशन लॉस, जो कि हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, रियलाइजेशन लॉस। सो ये बहुत ही, अगर मैं बोलूं, इजी क्वेश्चन था, आई विल से इजी क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज आल्सो, ठीक है ना, इन द क्लासेस। एंड यहां पर मैं वही हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड की आपकी नॉलेज काम आ रही है, ठीक है ना। देन जो हमारा बेटा बी पार्ट है, जो बी पार्ट है वो आपके पास है, बताइए गार्नर वर्सेस मरे रूल के एप्लीकेबल इन केस ऑफ द फर्म, और स्टेट द कंडीशन जब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एक पॉपुलर थ्योरी क्वेश्चन है जो हम बताया जाता है हमेशा ही बच्चों को क्लास में, कि गार्नर वर्सेस मरे का एप्लीकेबिलिटी वगैरह और नॉन एप्लीकेबिलिटी, वो चीजों के बारे में बोल रहे हैं कि क्या चीज होती है। तो वो चीज आंसर में बेटा, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो गार्नर वर्सेस मरे आपके पास अप्लाई होता है, और उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी डेफिशिएंसी वो बॉर्न करेंगे बाकी सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो, और जो रियलाइजेशन का लॉस होता है वो एक बार कैश में लाया जाता है बाय दी पार्टनर्स, ठीक है ना। सो व्हेन अ पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज डेट ही इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, और उसका लॉस जो बॉर्न करा जाएगा बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा किया जाएगा, जो जजमेंट थी। और इसमें क्या है, जो लॉस है बेटा, एक तो पहले वो रियलाइजेशन का लेके आते हैं सारे सॉल्वेंट पार्टनर्स in the PSR, but a loss due to insolvency of partner has to be borne by the solvent partners in their capital ratio। जो नॉर्मल लॉस हो रहा है बेटा वो वाली बात करी आपके पास, और इसके लिए कैपिटल रेशियो डिटरमिन करने के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करी जाती इन केस ऑफ द एक्सेस कैपिटल। वो फिक्स कैपिटल में तो सेम होती है, बट फ्लक्चुएटिंग के अंदर में जो आपके पास है एडजस्टेड कैपिटल, जो भी रियलाइजेशन की एक्टिविटी से पहले होता है, मतलब कोई रिजर्व वगैरह है, वो सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद होता है, ठीक है ना। वो एक चीज यहाँ पे लिखी गई है। फिर आपके पास में बेटा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल जो बात करी गई है, ठीक है ना, वो क्या चीज है, जब सॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता है बेटा इन द कैपिटल बैलेंस। अब किसी का अगर डेबिट बैलेंस है सॉल्वेंट पार्टनर का, तो वो बेटा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके लॉस में भरपाई नहीं करेगा, वो अपना ही ले आएगा, वही बहुत बड़ी बात है, वो अपना लेके आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात। अगर दो पार्टनर्स है तो ऑब्वियसली कोई रोल ही नहीं हुआ, कोई रेशियो का कोई चीज का, तो इसलिए नहीं लग रहा। जब कोई एग्रीमेंट हो चुका है कि कैसे डेफिशिएंसी बॉर्न करनी है, तो अगर पहले से उन्होंने एक डिटरमिन कर रखा है कि अगर कोई इंसॉल्वेंट हो तो उसका लॉस कैसे बियर किया जाए, तो फिर गार्नर वर्सेस मरे नहीं लगेगा। वो तब लग रहा है जब आपके पास में साइलेंट है, और जब सारे ही पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो भी रेलिवेंसी खत्म हो जाता है, तब तो इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म बन जाता है। उस केस में तो हम बाहर के लोगों को ही पैसा कम देते, ठीक है ना। देन अगला कोई पॉइंट जो है बेटा कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, छोटा सा। ए लिमिटेड होल्ड करती है 80% इक्विटी कैपिटल का और वोटिंग पावर बी लिमिटेड में। ए लिमिटेड सेल करती है इन्वेंट्री को कॉस्टिंग 180 लाख टू बी एट अ प्राइस ऑफ 200 लाख। तो ए के पास 80% शेयर थे बी के, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई, और उन्होंने इन्वेंट्री बेची थी, गुड्स बेचे थे 180 लाख वाले 200 लाख में। इंटायर इन्वेंट्रीज अनसोल्ड पड़ी है बी के पास साल के अंतिम दिन, सारा क्लोजिंग स्टॉक में बचा रह गया। क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी आपके पास कंसोलिडेशन में? तो बेटा आपका सिंपल सी बात बोले 20 लाख का प्रॉफिट है जो दिख रहा है, तो उतने से स्टॉक कम होगा, और दूसरा फैक्ट जिसने बेचा उसका प्रॉफिट कम होगा, विच इज होल्डिंग का कंसोलिडेटेड पीएनएल में, वो बैलेंस शीट वाला पार्ट जो आप करते हो उसमें। और अगर मैं पीएनएल की बात करूं, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो वहां तो एक की सेल है दूसरे की परचेज है, तो इंडिविजुअली सही है, पर ऑब्वियस सी बात है जब इकट्ठे करेंगे तो वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा 200 जो है, ठीक है ना, क्योंकि एक की सेल है एक की परचेज है। तो दिस वुड बी अ केस ऑफ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। इन द कंसोलिडेटेड पीएनएल इंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज 200 लाख की जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग बोथ द सेल्स एंड परचेज। फर्दर जो अनलाइज प्रॉफिट है 20 लाख का वो एलिमिनेट हो जाएगा कंसोलिडेटेड में बाय रिड्यूसिंग द किसको, कंसोलिडेटेड आपके पास प्रॉफिट को या लॉस को बढ़ा देंगे, एंड रिड्यूसिंग द क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा होल्डिंग कंपनी का पीएनएल कम होगा, यहाँ पे वो पोस्ट प्रॉफिट सब्सिडरी के कम नहीं होंगे, क्योंकि जो बेचता है जिसने भेजे थे उसका प्रॉफिट कम किया जाता है। तो सेलर कौन था?
सेंडर कौन था हमारा, होल्डिंग, तो उसका प्रॉफिट कम होगा विच इज कंसोलिडेटेड पीएनएल। सो इसके साथ ही हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है, हमारा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तभी ये 4 मार्क्स का था, और 12 नंबर का आपका कौन सा था, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड का, जो कि फिर भी एक आपके पास कैलकुलेशन वगैरह की वजह से बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा वाइंड अप हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अमेलगमेशन से आ रहा है, पार्ट ए। दो कंपनीज बेटा नेम्ड एलेक्स लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड इन फॉलोइंग समरी देरी ऑफ द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 20। तो दो कंपनीज है, इनके एसेट दे दिए, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है बेटा, आपको 10% प्रेफरेंस शेयर्स अब दूसरी कंपनी के भी दिए, जनरल रिजर्व है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड और ट्रेड पेपर। हमें कह रहा है बीटा लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है कौन, एलेक्स लिमिटेड, ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। जो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको पे करेंगे 10% एक्स्ट्रा पे, और अपने वाले 8% प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों को 280 वालों को 10% एक्स्ट्रा पे अपने पास हम रिडीम करने की बात करें, 10% एक्स्ट्रा देने की बात करें, और अपने वाले क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे। गुडविल की वैल्यू 140 लगाई गई है, बिल्डिंग की 420 और मशीनरी की 448। इन्वेंट्री को टेक ओवर कर रहे हैं 10% कम पे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 7.5%, और इक्विटी जो बीटा वाले हैं उनको इशू करेंगे इक्विटी शेयर एलेक्स के 5% प्रीमियम पे। तो बेटा ये सारी चीजें आपके पास जो उसने हमें बताई है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है बच्चों के साथ किया जाता है, और वहां पे क्वेश्चन है आई थिंक सो, मैं तो हरी वायु लिमिटेड करके क्वेश्चन है जो क्लास में बड़ा करा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे आपका बेटा नेट पेमेंट मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि बताया नहीं कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहां लगेगा नेट एसेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि आपके पास हिंट पॉइंट क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताया इक्विटी वाले को कितने, वो तो कह रहा है प्रीमियम पे दिए जाएंगे, पर कितने ये नहीं बताया। और दूसरा गुडविल की वैल्यू जब भी दे देते हैं अलग से, तो एक हिंट पॉइंट हो जाता है कि आपका नेट एसेट मेथड लग रहा होता है। हमें मांग रहा है नेसेसरी लेजर अकाउंट पुराने के बुक्स में, एक्विजिशन एंट्रीज एलेक्स की बुक्स में, और फिर उसकी क्या मांग रहा है, बैलेंस शीट मांग रहा है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो सारी ही चीजें मांग रहा है, पुराने के लेजर अकाउंट्स, आपकी एक्विजिशन एंट्रीज, परचेजिंग में, और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या, परचेज कंसिडरेशन बाय विच मेथड, नेट एसेट मेथड। तो बेटा परचेज कंसिडरेशन पे हमें जाना है, पहले हम वो देख लेते हैं जो कि सबसे लास्ट में यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो क्या क्या चीजें आ रही होगी सर, सारे आ जाएंगे चीजें एक एक करके। गुडविल की वैल्यू 140, बिल्डिंग की 420, मशीनरी की 448। तो 140, 420, 448 वो आ गया, ठीक है ना। इन्वेंट्री की वैल्यू बेटा आपके पास 10% कम पे है, तो इन्वेंट्री हमारे पास में कितनी दिख रही है, तो इन्वेंट्री दिख रही है 490 की, 490 में 10% लेस किया तो आप चेक करेंगे 441 आया। ट्रेड रिसीवेबल में क्या बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल में बोला 280 का है बेटा, पर इसमें बोला गया 7.5% की प्रोविजन के बाद है। सो उसमें आपके पास 7.5% कम कर देंगे 280 में, सो चेक हो जाएगा 280 माइनस 7.5%, 259। वैसे तो एक तरीका सही क्या होता है, क्योंकि प्रोविजन बोल रहा है तो 280 अलग होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल माइनस में आना चाहिए अलग से 21,000, ठीक है ना। फिर बैंक ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है, कितना है आपके पास में बैंक बेटा 56,000, वो भी आ गया 56,000 का बैंक। देन लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज में क्या क्या बेटा, ट्रेड पेबल है, और रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड इज ऑल्सो ए लायबिलिटी। रिजर्व्स आते हैं, नो सर नेट एसेट मेथड है, रिजर्व्स नहीं आते, तो 56 और 224 ही आपका जा रहा होगा। तो ये हमारी बन जाती है परचेज कंसिडरेशन 14,84,000। 14,84,000 इज आवर परचेज कंसिडरेशन, दैट इज नेट एसेट्स। और वो कैसे सेटिस्फाई हो रही है बेटा, सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को जो है, जो कि हमारे 280 के प्रेफरेंस शेयर्स है, 280 के प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको क्या कर रहे हैं सर 10% एक्स्ट्रा, तो 280 प्लस 10% कितना हो गया सर 308। और अपने वाले दे रहे, अपने वाले कुछ नहीं बोल रहे तो हम पार पे मान रहे हैं, सो आपके पास में वो 8% दे रहे 100 वाले, सो यानी कि 280 में 28 ऐड करके 308, तो कितने बने 3080, 8% प्रेफरेंस एलेक्स के। और अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएंगे आपके पास में क्या, आपके पास आ जाएगा बेटा बाकी अमाउंट के इक्विटी शेयर्स। और ये इक्विटी शेयर्स किस पे दिए जा रहे हैं सर, ये दिए जा रहे हैं 5% प्रीमियम पे, और हमारा जो इक्विटी शेयर है बेटा वो है 10 रुपए का, हमारा खुद का इक्विटी शेयर 10 का है, तो 10.5 रुपए पे दिए जा रहे हैं। सो अगर आप चेक करेंगे 1176 को डिवाइडेड बाय 10.5 रुपए, तो 1176 बैलेंस है डिवाइडेड बाय 10.5, तो 1,12,000 शेयर्स हुए, 1,12,000 शेयर्स है, 10 वाला 10.5 रुपए में।
तो 1176 बन गया। ये हमारी बात किसकी आई सर? ये हमारी बात आई दैट इज जो परचेज कंसिडरेशन और वो सेटिस्फाई कैसे हो रही है। तो क्या इससे रिलेटेड करके हम जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट वाला पार्ट कर सकते हैं एलेक्स के लिमिटेड में? यस सर। तो हम वो पार्ट पहले कर लेते हैं चाहे। तो हमारे पास जर्नल एंट्रीज बेटा एलेक्स की लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज, तो बेटा इसमें क्या क्या? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड 1484 परचेज कंसिडरेशन। सेकंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। सेकंड एंट्री बिल्कुल स्ट्रेट अवे अगर नेट एसेट मेथड होता है तो उसमें सेम सारी वैल्यूज की जो ऊपर डाली, टू सेम सारी लायबिलिटीज आ गई और आपके पास में टू बिजनेस परचेज हो गया। कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि नेट एसेट था। अब यहां देखिए वैसे यहाँ ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अलग दिखाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अलग दिखाए, क्योंकि दोनों अलग अलग लेके कंपनी आ रहा, प्रोविजन बना रहा हूं तो इसलिए ऐसे किया। फिर लिक्विडेटर को क्या क्या दिया सर? लिक्विडेटर को हमने प्रेफरेंस शेयर दिए 3,08,000 के। बेटा हमने यही बोला था पार पे दे रहे अपने वाला, टेक ओवर 10% प्रीमियम पे अपने वाला पार पे दिया तो 3080 प्रेफरेंस शेयर दिए। और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी में तो 1,12,000 शेयर आए थे, तो 10 रुपए यहां गया और 0.5 यहां गया, तो 1120 और 56,000। सो दिस इज सेटलमेंट। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या डल गई? जर्नल एंट्री चल गई। इसके अलावा कोई स्टॉक रिजर्व वगैरह ऐसा कोई भी चीज नहीं है बेटा, कोई खर्चे की पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस यही एंट्रीज है और ना ही कोई स्टॉक रिजर्व वगैरह, ना ही कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्वेश्चन में। अब क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट बन जाएगी बेटा एलेक्स लिमिटेड की जो है एब्जॉर्प्शन के बाद और उसमें क्या क्या आ जाएगी? उसकी खुद की बैलेंस शीट जो दे रखी है क्वेश्चन में, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन इसकी खुद की बैलेंस शीट में प्लस जो आपने एंट्रीज डाली उसको एडेड करके डालते रहेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख है और 1120 और आ रही थी, तो 28 प्लस 1120 आपके पास बन गई 3920, तो 392 इक्विटी शेयर्स हो गए जिसमें से 1,12,000 अदर देन कैश है। और फिर आपके आगे प्रेफरेंस शेयर ऐसे खुद के कितने हैं 280 और तीसरे को दिए 3,08,000 के, 280 प्लस 3,08,000 तो वो आपके पास वैल्यू होगी 5,88,000 और जिसमें आपके पास 8% वाले 100 के और 3080 अदर देन कैश है, तो 45,08,000 आपका क्या आ गया? कैपिटल का बन गया। ठीक है ना। देन रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या बेटा? खुद का जर्नल रिजर्व है 196, क्या दूसरे का आ रहा था? नो सर, वो गलती मत कर देना, खुद का ही है। और जो शेयर्स प्रीमियम पे दिए थे अभी हमने 50 पैसा, तो 196 और जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया था शेयर्स का 56,000, तो 252 हो गया, 252 हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज ठीक होगी, 45,08,000 और 252 रिजर्व सरप्लस। देन आपके पास बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गई, विच इज आपके पास है बेटा वैल्यू में क्या चीज आ रही है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में? सर रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, तो उसका प्लस अपना 140 था और दूसरे का 56 ही था, वो एज इट इज सेम वैल्यू था तो 196 हो गया। देन करंट लायबिलिटीज में बेटा आपके पास क्या है सर? ट्रेड पेबल है 364, दूसरे का 224 ही था, सेम वैल्यू थी, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 588। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक्चुअली में यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमारा दिखा रहा है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आइडियली इसे डेटर में से माइनस करके दिखाना चाहिए, आइडियली डेटर में से माइनस करके दिखाना चाहिए, पर उन्होंने यहीं पे दिखाया हुआ है। सो आपके पास में 21 यहाँ पे है, गलत नहीं होगा बट प्रेफर्ड अप्रोच इज माइनस करके दिखाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने यहीं पे उसे लायबिलिटी साइड में दिखाया 21,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर आते हैं बेटा एसेट साइड। एसेट साइड में बेटा हमारे पास चीजें क्या है? उसके खुद के प्लस जो हमने वैल्यूज लगाई, तो बिल्डिंग और मशीनरी 840 एंड 14 लाख, तो 840 एंड 14 लाख। और दूसरे की जो हमने ऐड करी, दूसरे की बेटा जो हमने वैल्यूज लगाई थी वो लगाई थी 420 एंड 448, 420 एंड 448, तो 1260 और 1848 हो जाता है। ठीक है ना। तो वो दूसरे की जो वैल्यूज है पीपी आ गया 31,08,000, तो ये वैल्यू बन गई। सेम तरीके से गुडविल है, गुडविल खुद की कितनी है 140 और दूसरे की कितनी लगाई थी? तो दूसरे की भी लगाई थी 140, तो 140 प्लस 140 बन गया कितना 280, दैट इज गुडविल आ रहा है इसके अंदर में इंटेंजिबल में। फिर इन्वेंट्रीज आ रहा है 7 लाख प्लस दूसरे की वो 10% लेस थी, तो 7 लाख प्लस 441, तो 1141 बना। ठीक है ना। देन डेटर्स कितने हैं 560 और उसके 280 है, वो प्रोविजन को अलग दिखा दिया, नहीं तो यही माइनस करके आना चाहिए था। 560 प्लस 280 840 बन जाएगा। और बैंक तो है एज इट इज कितना
140 प्लस 56 ही था उसका भी, तो 196। ये आपका बैंक आ गया। आपकी बैलेंस शीट विल बी टोटल, वेरी इजी बैलेंस शीट है। मेन चीज परचेज कंसिडरेशन, अगर वो सही निकाली ना नेट एसेट से, गलती नहीं है क्योंकि यहाँ एंट्री सही है। एलेक्स की खुद की बैलेंस शीट प्लस जो एंट्रीज डाली, रिजर्व्स है ही नहीं रहे क्योंकि नेट एसेट मेथड है, नेचर ऑफ परचेज है बाद में, तो ऑब्वियसली रिजर्व नहीं आ रहे, कोई स्टेट रिजर्व था नहीं तो जिसे हम डिस्क्लोजर करना पड़े। ये हमारी हो जाती है बेटा बैलेंस शीट। अब हमारा जो पहला पॉइंट रह गया वो रह गया बेटा हमारे पास में बीटा लिमिटेड की बुक्स। बीटा में आपकी बुक्स लेजर अकाउंट बनाने, क्लोज करना। तो पहले होता है एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना, ओनली फोकस ऑन बीटा लिमिटेड एंड ओनली फोकस ऑन द बुक वैल्यूज, ओनली फोकस ऑन द बुक वैल्यूज। टेकन और वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, टेकन और वैल्यू से कोई लेना देना। द ओनली कॉमन थिंग बिटवीन द टू कंपनीज इज योर परचेज कंसिडरेशन। अब यहां पे बुक वैल्यू जाने, अब आइडियली इट शुड गो वन बाय वन, टू गुडविल, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक सब आने चाहिए एक एक करके, पर हमारे पास इंस्टीट्यूट ने सबको टोटल करके इकट्ठे में लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स, विच इज आइडियली एक्चुअली में रॉन्ग। सो इट शुड बी टू, एक एक करके एसेट्स आना चाहिए। वो 1596 ही बनता है टोटल, चेक कर लीजिए। 70 प्लस 280 प्लस 420 प्लस 490 प्लस 280 प्लस 56,000, 1596 ही बनता है वैसे टोटल, पर आइडियली एक एक करके आना चाहिए। बैंक आएगा क्योंकि वो भी टेकन ओवर है, क्योंकि वो भी जा रहा है तो वो भी तो क्लोज करना, तो रियलाइजेशन में जाके क्लोज होगा, तो 1596। फिर लायबिलिटीज में क्या क्या बेटा, लायबिलिटीज में है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड और ट्रेड पेबल 5624, वो एक एक करके ही डाला है, वो आ गया। फिर हमारे पास क्या है सर, कैपिटल्स वगैरह है, तो शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व कहाँ आ जाएगा सर, जनरल रिजर्व 196 वो आ गया यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर में, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आ गई 840 की, वो भी यहीं पे आ जाएगी 840 की, ठीक है ना, इक्विटी शेयर होल्डर में। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कहां चली जाएगी सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, विच इज हाउ मच सर, 2,80,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में चलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में 280। सो सारी बैलेंस शीट ट्रांसफर होगी बुक वैल्यूज। अब क्या करना है सर, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू क्या होगा, बाय एलेक्स लिमिटेड, जो परचेज कंसिडरेशन का वो ऊपर लिख दिया, 1484 आई थी हमारी परचेज कंसिडरेशन, तो वो आपके पास में आएगा 1484 एलेक्स लिमिटेड के अकाउंट में, एलेक्स लिमिटेड के अकाउंट में आया टू परचेज रियलाइजेशन 1484। इसके बदले क्या क्या मिला सर, प्रेफरेंस शेयर्स मिले उस कंपनी के 308 के, और इक्विटी शेयर्स मिले 1176 के। बेटा जिसको मिलते हैं उसके लिए जिस वैल्यू पे उसी पे आएंगे, यहां थोड़ी ना कैपिटल और प्रीमियम में बाइफरकेट होगा, इसके लिए तो 1176 ही है, ठीक है ना। देन कोई ऐसा एसेट लायबिलिटी जो टेकन ओवर ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विडेशन का खर्चा नहीं है, अब पहले प्रेफरेंस वालों को सेटल किया जाएगा। सो बेटा ये 308 हमने किसको दिया सर, ये 308 हमने इनको दिया प्रेफरेंस वालों को, एलेक्स लिमिटेड के, और जो इसका डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में जो एक्स्ट्रा है। एक तरीके का इनको 280 के बदले 308 दिया जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा है 28 वो चला गया रियलाइजेशन में। फिर आपका रियलाइजेशन क्लोज हुआ, और रियलाइजेशन का क्या आ गया सर, बैलेंसिंग फिगर आ गई प्रॉफिट, और वो चला जाएगा सर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, और ये चला गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में 40 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और फाइनली द लास्ट थिंग कि जो शेयर्स आए हुए थे वो उनको दे दोगे, कितने के थे सर, 1176 के थे वो शेयर्स, वो इक्विटी वालों को दिए एलेक्स लिमिटेड के, और जिससे आपकी बुक्स क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचा। तो पुराने के में बस ध्यान क्या रखना है, टेकन ओवर वैल्यू का कोई रेलेवेंस नहीं है, द ओनली रिलेशन बिटवीन द टू कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज योर, बेटा हमारे पास है सिर्फ परचेज कंसिडरेशन, और अगर किसी खर्चे की रिइंबर्समेंट वगैरह हो रही हो लेट्स से, अदरवाइज दोनों अपनी अलग अलग है। पुराने में बुक वैल्यूज डाल के खत्म करनी किताबें, परचेजिंग कंपनी लेके जा रही है जो भी वैल्यूज पे लेके जा रही है, ठीक है ना। यस सर, सो ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो बार बार पूछता है इस चीज को, तो बड़ा एक पॉपुलर है। बताइए कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करी जाती है AS 14 के हिसाब से, 14 के हिसाब से नेचर ऑफ मर्जर की। तो बेटा 5 कंडीशंस होती है, जैसे सब कुछ आ रहा है, बुक वैल्यू पे आ रहा है, इक्विटी वालों को इक्विटी शेयर दे रहे हैं, सेम बिजनेस है, और 90% शेयर होल्डर पुरानी के नए में भी शेयर होल्डर बन रहे हैं। तो 5 कंडीशंस होती है, यही यहाँ पे आपके पास में लिखी हुई है, उसे लिखा हुआ यहाँ पे अपने पास हम देख लेते हैं, वो लिखा हुआ 4 में बना के है वही, ऑल एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं बेटा ट्रांसफर के बाद, और बिजनेस भी आपके पास हो रहा है, तो उन्होंने वो बेसिकली एक ही में डाल दिया, सारे एसेट लायबिलिटीज और थीम बिजनेस का। फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही, मतलब सारी चीजें बुक वैल्यू पे ही आ रही है, ठीक है ना, एक्सेप्ट अगर ऑब्वियसली पॉलिसी चेंज हो रही हो तो उस केस में होता है, ठीक है ना। फिर एक होता है बेटा कंसिडरेशन, जो है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिए जा रहे हैं, बेसिकली वो अपने पास जो है इक्विटी शेयर्स ही दिए जा रहे हैं ट्रांसफर कंपनी, एक्सेप्ट होता है
कि फ्रैक्शनल के लिए कैश दे सकते हैं, जैसे कई बार 2 फॉर एवरी 7 है, 2 फॉर एवरी 5 है, तो उसमें अगर डेसिमल में निकला उसके लिए कैश दे सकते हैं। और पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स कम से कम 90%, नई में भी शेयर होल्डर बन रहे हैं। तो शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी ओल्ड कंपनी बिकम द, आपके पास जो है शेयर होल्डर्स आपके पास ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, तो वो नई में भी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। तो यही कंडीशंस है। पॉपुलर क्वेश्चन बार बार आता है, इतनी बार बच्चों क्लास में याद कराया जाता है, वही यहाँ पे बोला गया है और यही आपके पास है क्वेश्चन जो हमारा करने वाला बनता है, ठीक है ना। यस सर। देन बेटा हमारा जो अगला आ रहा है वो अगला आपके पास आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन जो कि हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है अल्फा लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च की, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा है। तो एक बैलेंस शीट आपके पास दी हुई है यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास जर्नल एंट्रीज डालनी है आफ्टर दी आपके पास बोनस इशू, बोनस एंड बायबैक दोनों है यहाँ पे। तो मेन चीज आपका जो है पार्ट दैट इज द बायबैक। 1 अप्रैल को कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया 25% इक्विटी शेयर्स का 15 में और इसके लिए सारी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया 150 लाख में। टारगेट अचीव हो गया बायबैक का और उसका 30 अप्रैल को जाके बोनस की बात आएगी, तो वो तो हम 30 अप्रैल को देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बायबैक की एंट्री डालते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बेची 150 में, इन्वेस्टमेंट्स है कितने की बेटा, इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास में 148 वाली, तो 148 की इन्वेस्टमेंट्स को 150 में बेचा जा रहा है। सो एंट्री क्या आई, बैंक अकाउंट डेबिट 150, टू इन्वेस्टमेंट 148, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2। अब वैसे तो आप चाहे यहीं पे 2 P&L लिख दीजिए, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दीजिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अलग डाला है 2 प्रॉफिट ऑन सेल और बाद में जाके आपका प्रॉफिट ऑन सेल 2 P&L करा गया है 2, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आप 2 P&L लिख दीजिए, दैट इज, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है हमारे पास में, ठीक है। फिर हमारे पास जो है बायबैक का इंसिडेंट है जो कि कितना बोला है, 25% बायबैक बोला गया, 15 रुपए में है 10 वाला शेयर, 15 में। सो टोटल शेयर्स कितने हैं सर, 10 रुपए के हिसाब से 2400 वैल्यू है, तो 240 लाख शेयर हो गए और 240 लाख बेटा 25% शेयर बायबैक कर रहे हैं 60 लाख शेयर, 60 लाख शेयर को बायबैक कर रहे हैं 10 वाले को 15 में, 10 वाले को 15 में। तो एंट्री क्या बनी, इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख शेयर 10 वाले, सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लाख 15 आपके पास 5, क्योंकि 15 तो आपके पास टोटल है तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं सर 5 प्रीमियम ऑन बायबैक और 2 इक्विटी शेयर बायबैक 15 रुपए। तो ये बना 600, 300 एंड 900। अब यहाँ पे एक्चुअली में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जल्दी में, मतलब आपके जल्दी नहीं बोलूंगा, उन्होंने एक कंबाइन कर दिया। हम बेसिकली ड्यू करते हैं और जो प्रीमियम ऑन बायबैक होता है हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक है, फिर उसे सिक्योरिटी प्रीमियम से या अगर नहीं है तो फ्री रिजर्व से करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है 350 का, तो ये 300 था, तो उन्होंने यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया। नहीं तो हम यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक लिखते हैं पहले, फिर राइट ऑफ कैंडी डालते, यहीं डाल दिया तो अब राइट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपका कंबाइन हो गया। और इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक 900। बेटा इक्विटी शेयर बायबैक की जगह इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यूज किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। देन आता है बेटा आपकी लीगल कंप्लायंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर, सेक्शन 68 जो बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज ट्रांसफर टू सीआरआर। सिंस फ्रेश इशू नहीं है तो सीआरआर में जाएगा कितना सर, जितनी फेस वैल्यू है विच इज 600, जितनी फेस वैल्यू विच इज 600, तो उसके लिए फ्री रिजर्व देख लेंगे। सो जनरल रिजर्व है बेटा 530 का और बाकी हम पीएनएल से निकाल लेते हैं। आप कॉम्बिनेशन जैसे मर्जी रख सकते हैं, वैसे सिक्योरिटी भी हम भी यूज हो सकता है, मैं वैसे बता दूं, इंस्टीट्यूट चाहे नहीं करता हमारे पास में। तो जनरल रिजर्व 530 और बाकी पीएनएल से निकाल लिया 70। सो जनरल रिजर्व 530, पीएनएल 70 टू सीआरआर 600। बेटा सिक्योरिटी भी हम जो मैंने बोला ना सीआरआर के लिए, वो सिर्फ बायबैक के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी भी हम इज आल्सो ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। इंस्टीट्यूट करता नहीं है यहाँ पे, वो 3 टेस्ट कंडीशन में तो हम जरूर लेते हैं अपने पास जब क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, बट यहाँ पे चाहे वो एंट्री में लेता, लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये कॉम्बिनेशन भी जनरल रिजर्व पीएनएल का आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। हम पहले एक प्रेफरेंस रख लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है एज अ स्टूडेंट कि भाई पहले जनरल रिजर्व यूज करना है फिर बाकी पीएनएल से निकाल लेना है, ठीक है ना। अब चलते हम अपने पास में बेटा बोनस इशू के बारे में, ये एंट्रीज होगी, यस सर। अब उसने बोला 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर दे रहे 10 वाला बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इक्विटी शेयर बाय द सीआरआर, ठीक है ना। प्रीमियम दैट इज एक्सेस ऑफ बायबैक प्राइस ओवर द पार वैल्यू पेड ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी में, वो हमने वहीं से किया था, जो एक्स्ट्रा दिया था वो तो एंट्री में वहीं डाल दिया था, प्रीमियम बायबैक तो कहने की बात नहीं है। नो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है,
सर टोटल शेयर देखने, और ये 30 अप्रैल को है, 1 अप्रैल को बायबैक का इवेंट हो गया था जो कि 10 अप्रैल को खत्म हो गया था। तो अगर आपके पास बोनस दिया जाएगा तो बचे हुए शेयर्स पे होगा। बेटा टोटल शेयर्स 240 लाख थे, उसमें से हमने 60 लाख जो है 25% कर दिए थे, तो बचे कितने हैं 180। अब 180 लाख शेयर्स है, उसमें स्कीम है बोनस की 1 फॉर एवरी 4, तो कितने बने सर 45 लाख इक्विटी शेयर्स हम करने जा रहे हैं एज बोनस के तौर पे इशू। बोनस के तौर पे इशू, तो अमाउंट कितना बना 450। तो एंट्री क्या बनेगी 600 सीआरआर में क्या था, आ जाएगी एंट्री सीआरआर टू बोनस टू शेयर होल्डर या बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 450। तो एंट्री मेन है, सीआरआर कम हो जाएगा क्योंकि सीआरआर का इकलौता यूज है, और सेक्शन 63 कंपनी एक्ट का साहब बोलता है कि हम सीआरआर ऑब्वियसली इकलौता यूज है, तो बेटा बोनस में सबसे पहले उसे ही करेंगे। तो सीआरआर 2 आपके पास कम हुआ और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, तो ये हमारी क्या आ गई एंट्रीज आ गई। अब इसी का इफेक्ट हमने कहां ले लेना है सर बैलेंस शीट में। बेटा बैलेंस शीट में जैसे ही जाएंगे तो शेयर कैपिटल में क्या है 180 लाख शेयर थे और 45 लाख आपने बोनस में आए, तो टोटल कितने हो गए 225 लाख शेयर 2250। यहाँ पे वैसे ब्रैकेट में आना चाहिए कितने शेयर बोनस का है, वो डिस्क्लोजर दिया नहीं है, तो डिस्क्लोजर होना चाहिए यहाँ पे बेटा बोनस इशू का कि टोटल में से 45 लाख क्या है आपके शेयर्स इशू किया एज वे ऑफ बोनस। सो 2250 आपके पास आया कैपिटल का, यस सर 2250 हो गया। अब चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस विच इज इंपॉर्टेंट नोट। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है सर, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व 530 है बेटा, तो जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया था तो कुछ नहीं बचा 0। फिर सीआरआर हमारे पास पहले से है, यस सर 400 है, तो 400 में हमने बेटा अपने पास में क्या क्या किया है सर, 600 हमने ट्रांसफर किया था बायबैक के इवेंट पे और 450 हमने बोनस के लिए यूज कर लिया, तो कितना बैलेंस आ गया 550। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है 350, 350 में से हमने 300 राइट ऑफ किया था प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, कितना बचा 50। और पीएनएल हमारे पास बेटा है 340 जिसको हमने यूज किया था अपने पास में 70, और 2 का जो इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे प्रॉफिट था वो ऐड हो गया तो बचा 272, और ये हो गया टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का 872। मेन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या है, हर चैप्टर के हिसाब से आपका पता चलता है कि कौन सा नोट विल बी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ज्यादा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में हो रही है चीजें आपकी कम ज्यादा, तो थोड़ा सा उसके समय में ध्यान रखिए, बाकी चीजें आसान है, बाकी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो 872 आपका आया। डिवेंचर्स एज इट इज है बाकी सारी चीजें, सो डिवेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ गया 1500, वो आ गया 1500। देन आपके पास करंट लायबिलिटीज में ये दोनों चीजें ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी ये भी सेम है 1490390, ये हमारी लायबिलिटी साइड होगी। एसेट साइड में पीपी में कोई चेंज नहीं है बेटा 4052, यस सर 4052 हमारे पास है। इन्वेस्टमेंट्स आनी नहीं है क्योंकि सेल हो गई थी आपके पास में, इसलिए वो 0 ही है, दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज है 1200 और 520, वो 1200 और 520 आ गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों सर पैसा आ रहा और जा रहा है, सो 1480 पहले से है। अब 1480 में बेटा हमारे पास में अगर हम देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से तो एक इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया 150, और एक जो बायबैक वालों को दिया 60 लाख शेयर को 15 के हिसाब से 900 जो पे किया था तो 730, क्योंकि कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये तो वो बैलेंस है, तो 730 हमारा बैंक में बचा है, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी 730। एंड यू कैन चेक आपकी बैलेंस शीट टोटल हो जाएगा 6502। एंड इसके साथ ये वाला पार्ट जो है बायबैक प्लस जिसमें बोनस था और साथ में आपकी जनरल एंट्रीज बैलेंस शीट मांगी गई थी, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आसान पार्ट था। बट अगेन थोड़ा सा एज अ स्टूडेंट बेटा अगर मैं बोलूं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम थोड़ा आराम से करें, जल्दबाजी करते हैं तो गलती होती है, ठीक है ना। देन अगला जो पार्ट है बेटा दैट इज कंपैरेटिवली इजी, वो एक ऐसे चैप्टर से जिसका बच्चा चाहता है कि क्वेश्चन आए। एनबीएफसी से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है और जहां पे वो नेट ओन फंड निकालने को कह रहा है, सो बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व बाकी चीजें हैं, कह रहे हैं हमें नेट ओन्ड फंड बता दीजिए एज पर एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शंस। तो आपका वो निकालने का तरीका क्या है सर, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स वगैरह सिक्योरिटी में ये सारी चीजें आती है, माइनस लॉसेस वगैरह कर देते, वो आता है ओन्ड फंड, और जितनी इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर्स वो ग्रुप कंपनीज अदर एनबीएफसी वगैरह का होता है वो 10% ऑफ ओन्ड फंड से ज्यादा करिए माइनस की जाती है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा पहले तो, और ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा, ये आएगा ओन्ड फंड।
तो 400 प्लस 2000 माइनस 800, तो 2400 माइनस 800 ये आया 1600, दैट इज ओन्ड फंड इसे बोलते हैं, इसे ए इज योर ओन्ड फंड। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, शेयर्स वगैरह और डिबेंचर्स में कितनी है, 400 और 800 है, जो कि आपको दे रखी है। और ये जितनी 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा है वो डिसअलाउड है एक तरीके से। तो ये 800 बनी, ये 800 बनी, और 10% कितना बना सर 160, ठीक है ना। इसका 10% कितना बना 160, और कितनी एक्सेस हुई सर, एक्सेस हुई 640 की। अब जितनी एक्सेस है उतनी ओन फंड से माइनस करी जा रही है, तो वो 1600 माइनस 640, दैट इज 960। सो दैट इज योर नेट ओन्ड फंड। नेट ओन्ड फंड आपका आ जाता है 960। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो नथिंग न्यू, कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है ना। देन अगला आपके पास अगेन जो है वो आ रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीए को लेके बताइए कि क्या ये कैश क्रेडिट अकाउंट एनपीए की नहीं है। तो यहां पे बेटा क्लियर सा था, इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट बेटा क्राइटेरिया होता है या तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, या तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से ही बेसिकली जो है आपका ज्यादा है, तो वो एनपीए बन जाएगा। या आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो सैंक्शन लिमिट से बेसिकली आपका जो है वो कम है, वो विद इन है उसके, बट या तो कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, या जो क्रेडिट है वो लेस है जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, मतलब उतना अमाउंट आपने डिपॉजिट, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो पे करो। तो क्रेडिट्स आर लेस देन योर इंटरेस्ट, दे आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड। तो हमारे पास उसी को देखते हुए हमने बताना है। सो पहले केस में तो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है बेटा, इस वाली वैल्यू से तो आप अगर चेक करेंगे सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से आपके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो कम ही आ रहा है, तो उस वजह से नहीं है। पर जो इंटरेस्ट लगा 320 लगा और क्रेडिट है बेटा 180, तो ये एनपीए बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट जो डिपॉजिट कराया, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट, वो इंटरेस्ट जितना चार्ज हुआ उससे कम है, तो ये बेटा एनपीए बनेगा आपके पास में। तो लिखा यही है एनपीए, और वो रीजन भी आपके पास में लिखा हुआ है, इज द क्रेडिट इन द अकाउंट इज सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड और नॉट। तो आपके पास वो नो आंसर आ गया, तो जिस वजह से वो एनपीए बन गया। देन कम्स द सेकंड केस, अगेन अगले वाले में आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो कम है बट क्रेडिट कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो अगेन वो एनपी है, ठीक है ना। तो ये भी एनपीए बन गया, तो वो सफिशिएंट नहीं था, तो अगेन आपका जो कंक्लूजन है वो यही है, वो एनपी है, ठीक है ना। देन अगले वाला केस क्या है, यहां पे तो बेटा अमाउंट आउटस्टैंडिंग ही ज्यादा है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ही ज्यादा चला गया सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से। सो 56 लाख है, तो ये हमारे पास में ज्यादा चला गया। सो क्रेडिट तो सफिशिएंट है आपके पास में, वो 448 के बदले 448 है, बट अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर आपके पास जो है 90 दिन, तो आपका वो क्या बन गया, एनपीए बन गया। और लास्ट केस आपके पास क्या है, अगर लास्ट केस देखें तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी कम है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी कम है, और जो इंटरेस्ट लगा है उससे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो दोनों कंडीशन पूरी है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी कम है और पैसा भी ज्यादा डिपॉजिट कराया जितना इंटरेस्ट लगा, तो ये एनपीए नहीं है, ये पीए में आ जाएगा। ये आपका पीए, नॉट एनपीए मतलब पीए, मतलब नॉट एनपीए लिखा हुआ है, इसे एक्चुअली आप पीए भी लिख सकते, वो एक्चुअली इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा था बताओ एनपीए की नहीं है, हाँ भाई पहले 3 एनपीए, अगले वाला लास्ट वाला एनपीए नहीं है, मतलब वो परफॉर्मिंग एसेट है, वो परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है ना। तो ये एक जनरल क्वेश्चन, एक ही बार चाहे मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग में कंडीशन लिख दो, बच्चों को जैसे चार्ट बना के दिया होता है क्लास के अंदर में, हम अपने पास लेक्चर्स में बोलते हैं। सो वही चीज है बेटा कि आप अपने पास में क्या है कि वो प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो और फिर बाद में अपने पास बताते रहो भाई कौन सी कंडीशन की वजह से वो एनपीए बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास में माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका आ रहा है बेटा कंसोलिडेशन से रिलेटेड, कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। एच लिमिटेड और सब्सिडरी एस लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रही है आपको फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च 2021। सो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आ गई। ये मेन चीज आ गई, कितने शेयर्स लिए हुए 16,020 रुपीज के हिसाब से, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, और बाकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक है। एच लिमिटेड ने बेटा 80% शेयर्स एक्वायर करे थे 1 अप्रैल को, और उस दिन एक्विजिशन वाले दिन फर्स्ट डे एक्वायर करे, और उसी दिन का बता रहा है जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है और पीएनएल का एस का 50 और 30 है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्री पोस्ट को डिफाइन करने में मदद करेगा।
बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट। फिर मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख और फर्नीचर जिसकी बुक 40,000 थी उन्हें रीवैल्यू किया गया 3 लाख और 30,000 अप्रैल पे फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। और इनके डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और 15%, जो कि हम चेक कर सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन का पॉइंट आ गया। अगर आप 2 लाख में जो है 10% माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट में वही 180 है, और 40,000 में 15% करेंगे तो 34,000 है। तो ये बुक वैल्यूज के हिसाब से हमें तो रिवैल्यूएशन का एक्टिविटी देखने और फिर एडिशनल और सेविंग इन डेप्शन का देखना होगा। और फिर कह रहा है जो ट्रेड पेबल्स है उसके अंदर में 35,000 जुड़ा हुआ ड्यू टू एस, जो गुड सप्लाई किए थे सिंस द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली ये इंटर ओइंग का पॉइंट हो गया 35,000। ट्रेड पेबल में जुड़ा हुआ है तो दूसरे ट्रेड रिसीवेबल में जुड़ा हुआ है तो इतना 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ द म्यूचुअल ओइंग होगी, है ना। गुड्स वैसे बेचे गए थे 10% अबव कॉस्ट, और इन्वेंट्रीज ऑफ एच में जुड़े हुए हैं गुड्स कॉस्टिंग 55,000 जो एच की कॉस्ट पे है, जो एच से लिए थे। तो बेटा जो खरीदता है उसकी तो हमेशा कॉस्ट पे होता है, भेजने वाले के सेलिंग प्राइस पे ना। तो ये किसने बेचे हैं सर, ये अपस्ट्रीम एक्चुअली में एच ने सेल करी है एच लिमिटेड को, क्योंकि एच की इन्वेंट्री में पड़ा है। तो ये स्टॉक कम होगा एक तो बैलेंस शीट में जो भी स्टॉक रिजर्व का अमाउंट है, और दूसरा इफेक्ट है एओपी में रेलिवेंस एक तरीके से आ जाएगा क्योंकि एस अपना प्रॉफिट कम करेगा, ठीक है ना। तो ये वहां पे आएगा। अब हमें कह रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दीजिए एच लिमिटेड की विद इज सब्सिडरी एज एट 31 मार्च। तो हमें अपने पास में क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, पर उसके लिए क्या है, मेन इस पार्ट थी एओपी। क्योंकि अगर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली सही है हमारा और उसमें आपकी सही हो गया तो फिर वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल कैपिटल रिजर्व, आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो सारी चीजें सही आ जाएगी। तो बेटा उसी पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारे पास बनाया गया एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड, जो कि हम एओपी जिसे बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 1 अप्रैल तक, और ये पोस्ट हो गया। तो ये क्या प्रॉफिट भी बोला जाता है, ये पोस्ट वाले अलग अलग करके आ जाते हैं। तो एक एक करके देखते जाते हैं चीजें। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000 डेटा दिया है जनरल रिजर्व का, जबकि क्लोजिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का कितना है 155। तो 50 प्री है और 155 के लिए वो 105 हो गया ड्यूरिंग द ईयर, बेसिकली जो पोस्ट वाला है। पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस है 65 जो क्रेडिट बैलेंस है, जबकि ओपनिंग कितना था 30,000। तो 30 से 65 हो रहा है, तो वो 30 और 35 हो गया प्री और पोस्ट में, ठीक है ना। टाइम एडजस्टमेंट वगैरह को लेके बात आएगी नहीं क्योंकि एक्विजिशन फर्स्ट डे पे है बेटा, तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब रिवैल्यूएशन को देखते हैं। 2 लाख की मशीनरी की वैल्यू बेटा हमने 3 लाख लगाई है, तो 1 लाख से इंक्रीज है, 1 लाख से इंक्रीज है, तो 1 लाख से बढ़ा दी गई है वैल्यू, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है मशीनरी का। और इसी के ऊपर हमारा जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है वो आपके पास मतलब एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज होनी चाहिए वो आ जाएगी, विच इज, चाहे डेप्रिसिएशन बननी कितनी थी, वो बननी थी बेटा 3 लाख के ऊपर 10% 30,000 पर लगाई कितनी, सिर्फ 20,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा आपके पास आ जाएगी। और इससे फिर वैल्यू कम कर देंगे हम अपने पास में। ये ऊपर भी अलग से भी दिखाया हुआ है, वो फर्स्ट डे ही एक्विजिशन का, तो वो डायरेक्टली हो जाता है 1 लाख का सीधा 10% आ गया, और उधर जो कम हुआ है वो आपके पास फर्नीचर में आएगा भी, ठीक है ना। फर्नीचर में क्या बेटा 40 की वैल्यू कितनी लगाई गई है सर, 30,000 लगाई गई है, तो 10,000 कम लगाई गई है, तो कम करना है, तो 10,000 कम किया तो माइनस हुआ प्री में, और फिर वही उसका 15% डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, तो वो ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट्स, तो 1500 वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एओपी में एक चीज नहीं डाली इंस्टीट्यूट ने, वैसे ये नहीं बोलूंगा गलत, पर यहाँ पे बेटा वो स्टॉक रिजर्व भी आएगा और वो पोस्ट वाले प्रॉफिट से ही माइनस होगा। तो ये आपके पास में एक जो चीज है वो एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो स्टॉक रिजर्व है उन्होंने उसको अलग अलग करके दिखाया, आइडली वो यहीं से माइनस कर दोगे आपके लिए आसान हो जाता है। स्टॉक रिजर्व बनेगा कितना, क्योंकि मैंने बोला था ना अगर एस ने एच को बेचा तो बेटा एस के प्रॉफिट से कम होगा, तो वो कितना कम होगा सर, 55,000 के गुड्स और बेचे 10% अबव कॉस्ट, तो 100 की चीज 110 में जा रही है, तो प्रॉफिट जो है स्टॉक रिजर्व वो निकल रहा है 55,000 इंटू 10/110 विच इज 5,000, तो इतने से कम किया जाएगा पोस्ट का जो प्रॉफिट है जिसका इफेक्ट आ जाएगा। तो ये 5,000 बेटा यहीं पे कम होके हमारे पास करेक्ट जो बनता है वो बनता है 21,500 हमारा करेक्ट पोस्ट का प्रॉफिट बनता है। अब हमने क्या करना है,
अब हम चलते हैं, हमने प्री पोस्ट निकाल ली, अब हम चलते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह पे, विच इज गुडविल, कैपिटल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और जो कंसोलिडेटेड रिजर्व पीएनएल है उन चीजों पे, ठीक है ना, बिफोर वी थिंक ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट। नाउ हमारे पास बेटा जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है विच इज इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है सर, इन्वेस्टमेंट करी है 320 की, सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। और देन कितने परसेंट एक्विजिशन है सर, 80% शेयर खरीदे थे, जो कि 20,000 टोटल शेयर है, अगर आप देखेंगे तो 20,000 का 80% 16,000 ही खरीदे, सो ये 2 लाख का 80% आ जाएगा कैपिटल का। तो कैपिटल का 2 लाख का 80% आया, यस सर। और आपके पास प्री प्रॉफिट्स का, अब प्री प्रॉफिट्स कितने हैं सर, प्री प्रॉफिट्स अभी निकाले थे 170, तो 170 का आपके पास 80%, तो 170 का 80% चेक करेंगे, तो वो आपके पास 170 का 80% 136, तो 296 माइनस हुआ, प्लस में आ रहा है तो बेटा गुडविल हो गया, ये प्लस में आ रहा है तो गुडविल आ गया, जो कि बैलेंस शीट में आपके पास दिख जाएगा इनटेंजिबल एसेट में, इनटेंजिबल एसेट में। तो गुडविल की वैल्यू 24 है। मैं इसे बैलेंस शीट में जाके सीधा ही टिक कर दूं, यस सर, आपके पास में फिर कंफ्यूजन नहीं आएगी, इंटेंजिबल एसेट गुडविल है 24,000 और ये इंटेंजिबल एसेट में भी आपका टिक हो जाएगा 24,000, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर चलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, हर चीज का कितने परसेंट सर, 20% हिस्सा, हर चीज का कितने परसेंट, 20%, तो कैपिटल का 20% 2 लाख का, प्री प्रॉफिट का आपके पास 20% है आपके पास में, जो कि इन्होंने अलग अलग करके लिखा बेटा, ये आपके पास सीधा ही आप लिख दीजिए 20% 170 का 34,000, वो 34,000, फिर 105 का 20% जो कि रिजर्व्स का है, और फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 5,000 का 20% अलग से माइनस करा, वो करने की जरूरत ही नहीं ना, आप डायरेक्टली 21,500 का ही कर दीजिए ना, 21,500 का ही 20% कर दीजिए, तो अगर यही किया होता तो 4,300 ही आ रहा होता, ये करने की जरूरत नहीं थी। तो आपकी वैल्यू जो बनेगी वो यही बनेगी, 40,000 प्लस 34,000 प्लस 21,000 प्लस 4,300, तो 99,300 ही है। वो थोड़ा सा दिखाने का तरीका डिफरेंट कर दिया, हम अगर बोलते भाई अलग अलग से माइनस कर दो पोस्ट वाले से, और बात वही है, वो पोस्ट प्रॉफिट ही कम हो रहा है, तो वो 21,500 का ही सीधा आपके पास हो गया, तो वैल्यू बनी 99,300, और ये बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के बाद दिख जाएगा 99,300। अब चलते हैं हमारा जो कंसोलिडेटेड रिजर्व है उसमें, तो उसके लिए बेटा उन्होंने यहीं पे दिखाया जनरल रिजर्व होल्डिंग का कितना है सर, जनरल रिजर्व होल्डिंग का कितना कितना दे रखा है 435 और पीएनएल है 280, तो 435 और पीएनएल है 280 इसका खुद का। अब पोस्ट प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो 105 था, 105 का 80%, 84,000 तो 519 बना, और दूसरा का डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था आप 21,500 का ही कर दीजिए, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, तो 21,500 का आप 80% करोगे तो वो माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप इसको अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा ही 17,200 लिख दीजिए। तो बात वही है 297,200, और ये टोटल आ गया रिजर्व सरप्लस का 816,200, 816,200 आपके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास 816,200 ये भी हो गया। तो हमारे वर्किंग नोट सारे बन गए। अब थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, एक इंटररोइंग का पॉइंट है, स्टॉक रिजर्व कम करना है, और जो एसेट्स वगैरह का आएगा, ठीक है ना। नाउ कैपिटल आपके पास होल्डिंग के आगे सीधा 12 लाख, यस सर 12 लाख कैपिटल आ गई, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या क्या है सर, ट्रेड पेबल है 322 और 123। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वो जो आपका इंटररोइंग है बेटा 35,000 का, वो माइनस करना नहीं भूलना, तो वो आपके पास आएगा 322 प्लस 123, सो 322 प्लस 123 और माइनस म्यूचुअल ट्रांजेक्शन 35, तो बना कितना 410। ये ध्यान रखना अपने पास में, ये आएगा 410, और ये एसेट साइड में माइनस होगा अभी ट्रेड रिसीवेबल में, तो ये भी आ गया। फिर हमारा चलता है बेटा पीपीई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन का पॉइंट था। ये तो 640 और 375 है, यस सर 640 और 375 है खुद की जो वैल्यूज है। दूसरे की में क्या है सर, 2 लाख पहले थी,
1 लाख और बढ़ाई तो 3 लाख होगी, और इधर आपकी 30,000 पूरे साल की डिडक्शन होगी। या आप क्या करिए, जो वैल्यू 180 थी, आसान तरीका क्या, खुद की वैल्यू पहले कितनी दिखा रहे हैं 180 जो बैलेंस शीट में, प्लस हमने वैल्यू कितनी बढ़ाई 1 लाख, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितनी लगाई 10,000, मतलब जो सिर्फ इफेक्ट हमने उसकी वैल्यू में जो हमने एओपी में दिए, तो आएगा 270 बना 910। सेम तरीके से इसके में क्या है, आप सीधा ही कर सकते हो, 34,000 इसने वैल्यू दिखाई है, हमने माइनस करा 10,000, और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपके पास सेविंग इन डेप्रिसिएशन का पॉइंट है 1500 का, ये जो एक्स्ट्रा डेप्शन चार्ज कर दी थी आपके पास, तो उतने से बढ़ा दिया तो बना 25,500। अब जैसे मर्जी वैसे दिखा दीजिए, आंसर वही आएगा। तो ये बना 40050, टोटल आ गया 13,10,500, टोटल आ गया 13,10,500। तो ये वैल्यूज हमारे पास दिख जाएगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास बेटा इन्वेंट्रीज है 268 प्लस 62, इसमें क्या करना है, तो 268 प्लस 62 में हमें अपना स्टॉक रिजर्व को माइनस करना है, 268 62 330, स्टॉक रिजर्व जो 5,000 हमारा आया था 55,000 का 10/110, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बनी 325, और ट्रेड रिसीवेबल भी कितना है सर 470 235, और 35 माइनस करना है, 35 माइनस करना है इंटरव्यू का, 430 प्लस 235, और ये हमने माइनस किया 35,000। म्यूचुअल ट्रांजेक्शन का दोनों इफेक्ट हो गया, एक लायबिलिटी भी कम होगी क्रेडिटर्स, एक डेटर भी कम हो गए, ये 670 आ गया। और कैश एंड बैंक तो बेटा एज इट इज ही है 164 और 32, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो 164 प्लस 32 196। तो ये हमारे पास में सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है प्रॉपर तरीके से आराम से, तो सारी वैल्यूज हमारी डल जाएगी, ठीक है ना। सो 325 670 और 196 ये लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया, 25 25 500 25 25 500। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन कंसोलिडेशन का, और वो तभी हम कर पाए क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि हम हमेशा अपने पास करते हैं डिस्कस इन द लेक्चर्स। तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर डाला है। चलिए सर, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। जो अगला पार्ट है बेटा, दैट इज हमारे पास जस्ट हमारे पास चैप्टर इंस्टीट्यूट पूछता कम है आसान सा चैप्टर, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। प्रीति लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, बाकी सारी चीजें दी है। कह रहा है रिकंस्ट्रक्ट करा कंपनी को, जिसके लिए रेजोल्यूशन भी पास करा, सैंक्शंस भी ऑब्टेन कर ले, और अकॉर्डिंगली क्या डिसाइड किया। हमें क्या मांग रहा है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज, और वैसे 5 मार्क्स के, क्योंकि 15 मार्क्स का तो कंसोलिडेशन का था, सो 5 मार्क्स का है, सिर्फ जर्नल एंट्री से। पहला पॉइंट क्या है, हर शेयर को सब डिवाइड कर दीजिए इनटू 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये रिडक्शन नहीं है, इट्स नॉर्मल सब डिविजन, एक शेयर के बदले 100 के बदले 10 शेयर 10 वाले। तो आपके शेयर्स कितने बेटा, 20,000 शेयर्स 100 वाले 20 लाख के, सो अब 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे 10 वाले, 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे 10 वाले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही एंट्री बन रही होगी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाले 20 लाख, लॉजिकली आपके 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ही एंट्री आएगी। यहां उन्होंने अगली को भी कंबाइन कर दिया, तो आप 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ही करेंगे 10 वाला वैसे, ठीक है। पर उन्होंने अगले पॉइंट को भी जोड़ दिया, जिसमें उसने लिखा है सब डिवीजन के बाद हर शेयर होल्डर सरेंडर करेगा कंपनी को 50% होल्डिंग फॉर द पर्पस, जिसको बाद में इशू किया जाएगा डिवेंचर होल्डर ट्रेड पेपर्स को। तो एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। तो अल्टीमेटली हमने शेयर सरेंडर में लेके 50% हिस्सा 10 लाख, और बाकी रह गए हमारे पास में 10 लाख। तो ये दो को कंबाइन किया, एक्चुअली में अलग अलग डालनी चाहिए थी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, तो 20,000 शेयर 100 वाले के बदले 2 लाख शेयर हो गए 10 वाले, और फिर आधे सरेंडर कर दिए, मतलब 1 लाख शेयर सरेंडर कर दिए गए एक तरीके से, ठीक है ना। तो वो चीज हमारे पास जो है वो हो गई, तो शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर हो जाता है। नेट इफेक्ट यही है कि शेयर सरेंडर में चला गया 10 लाख, और बचे हुए शेयर 10 लाख के, ठीक है ना। देन अगला पॉइंट है, जो शेयर सरेंडर करे 20,000 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स में 10 वाले में फुली पेड अप, जो कि हम आगे जाके अभी देने की बात करेंगे, तो उस पर आते हैं, तब हम इस एंट्री को यूज कर लेंगे, जो सरेंडर शेयर्स को कन्वर्ट किया प्रेफरेंस में। डिबेंचर होल्डर्स के क्लेम को बेटा कम किया है 50% से, और इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, जो कम किया 50% से, उसके बदले उन्हें प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे 2 लाख वाले, जो सरेंडर वाले शेयर से किया गया। तो पहले कम करते 50% से, तो बेटा जो कम करेंगे उन्हें नए शेयर नहीं दे रहे, उनको रिडक्शन करके वो पुराने वाले शेयर ही दिए सरेंडर वाले, जिसको प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके दे दिया उन्हें। सो 50% से जब कम करेंगे उनके क्लेम को, तो बेटा उनका क्लेम है 6 लाख और 90 का,
तो 6 लाख और 90,000 का 50% बना 3 लाख और 45,000। ये तो चला गया कैपिटल रिडक्शन में। डिबेंचर्स और इंटरेस्ट पेबल आधा टू रिडक्शन अकाउंट लिखा है। आप रिकंस्ट्रक्शन की बजाय आप कैपिटल रिडक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली नहीं बोला। यहाँ इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन लिखा, तो चलो रिकंस्ट्रक्शन से ही कर लेते हैं। बट आप जरूर अपने पास में क्या कर सकते हैं, आप इसको अपने पास में बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ले सकते हैं। और फिर सरेंडर शेयर जो है उसमें से 2 लाख के क्या करे हमने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। तो शेयर सरेंडर टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। अभी सिर्फ इतना हिस्सा ही कर रहा हूँ, ये 2 लाख की अलग एंट्री डलनी चाहिए, इन्होंने कंबाइन ही कर रखी है। इंस्टीट्यूट ने भी पता नहीं क्या किया हुआ है, बड़ी जल्दी जल्दी करी हुई एंट्री। सब होता है कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए समझना हो जाता है आंसर को मुश्किल, उन्होंने कंबाइन कर दिया अलग अलग एंट्रीज को। आप तो जैसे जैसे पॉइंट पढ़ते जाते हो वैसे वैसे डालते हो ना बेटा। सो ये हमारे पास सरेंडर शेयर जो हमने इशू करे बाय वे ऑफ गिविंग देम दी सरेंडर को दिया, और पर दिए कौन से, प्रेफरेंस बना के दिए, इक्विटी नहीं दिए, तो शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर ट्रेड पेएबल के तो अलग से बेटा थर्ड की कोई एंट्री नहीं आएगी, वो इसी में यूज हो गया। वो आप अल्टीमेटली आप वो थर्ड के समय एंट्री डाल दो, चाहे शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, चाहे वो फोर्थ के समय डाल दो, आना वही है। जब उनको दिए जा रहे तभी एंट्री डाली ना, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप बंद कमरे में बैठ के कागज के टुकड़े पे जिसपे इक्विटी लिखा है काट के प्रेफरेंस लिख लो, उस समय एंट्री डालना बनता नहीं है। तो एंट्री लॉजिकली फोर्थ के समय डालनी चाहिए, पर अगर आपने थर्ड के समय डाल दी तो दोबारा फोर्थ में नहीं आएगी, तो शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है। ट्रेड पेबल्स के क्लेम को रिड्यूस कर दिया बाय 25%, 25% से कम किया, और जो बचे हुए हैं रिमेनिंग वालों को सेटल किया, इक्विटी शेयर्स दिए सरेंडर वाले। तो बेटा ट्रेड पेबल 25% तो वैसे ही कह दिया भूल जाओ, और जो बचा हुआ 75% है उसके बदले सरेंडर शेयर दे रहे, तो पूरा ही खत्म हो गया ना, ट्रेड पेबल तो पूरा ही खत्म हो गया। तो ट्रेड पेबल पूरा कितना है, तो ट्रेड पेबल पूरा है 1,04,000। आप 25% के अलग डालोगे, 75% के अलग डालोगे, आप इकट्ठे ही डाल दो 1,04,000 की। तो ट्रेड पेबल टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और जो 75% हिस्सा है उसके हमने सरेंडर शेयर तुमको दे दिए, तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 1,04,000 का 75% बनता है, 78,000। तो इसकी एंट्री आप अलग डालेंगे, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि जब सरेंडर शेयर दिए जाते हैं किसी लायबिलिटी की सेटलमेंट के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन हो जाता है, वो लायबिलिटी तो खत्म होगी, और उसके बदले जब शेयर दिए तो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। सेम क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों के साथ किया जाता है जब मैं शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट कराता हूं। ठीक है, तो आपके पास ट्रेड पेबल्स 25% की चाहे एंट्री अलग डालो, फिर 75% के अलग डालोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, पूरा ही खत्म होगा, और बाकी आपका शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है ना। फिर हमें क्वेश्चन ने क्या बोला, बैलेंस पीएनएल का राइट ऑफ करना है, शेयर जो सरेंडर करे और री इश्यू नहीं किया उसे कैंसिल कर दो, तो वो शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, टू रिकंस्ट्रक्शन हो गया। टोटल 10 लाख के थे, ऊपर वाले माइनस करेंगे तो बाकी 722 कहां चला गया, रिकंस्ट्रक्शन में, मतलब कैपिटल रिडक्शन में। और लॉसेस को राइट ऑफ करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन टू लॉस कितना हमारा 1160 का, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑटोमेटिक राइट ऑफ करनी है, तो 1160 आपका जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल 1160, पर अगर आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में देखेंगे तो कितना गया टोटल बेटा, एक गया हमारे पास में डिबेंचर्स का 345, चाहे आप अकाउंट बना लीजिए, 104 के क्रेडिटर है, और 722 का आपके पास में जो शेयर है 1171 में से 1160 यूज हुआ पीएनएल में, तो बाकी 11,000 आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना। तो आपके पास जो है यहाँ पे एंट्री बन जाती है कैपिटल रिजर्व 11,000, जो फाइनली बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता है, और जिससे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है ना। देन इसके बाद चलते बेटा आखिरी क्वेश्चन पे, जिसके अंदर में हमारे पास में जो क्वेश्चन है एएस प्लस कुछ चैप्टर्स के बीच के छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पार्ट ए है, ये एएस नंबर 20 का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, अर्निंग पर शेयर का। सो क्वेश्चन क्या है, 1 अप्रैल 19 को कंपनी के पास 6 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले 5 पेड अप सारे शेयर होल्डर्स के द्वारा। 1 सितंबर को रिमेनिंग 5 रुपए मंगाएगा और सबने दिए एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर को छोड़ के जिसके पास 60,000 शेयर थे। नेट प्रॉफिट इस साल का 2196 है आफ्टर कंसीडरिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि वैसे अब एप्लीकेबल नहीं होता, टोटलिंग 340। ये पहले ही आफ्टर है, ये पहले ही आफ्टर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें बेसिक ईपीएस मांग रहे हैं। हमें क्या करना होता है 2196 अगर बिफोर होता डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को तो माइनस करते, क्योंकि हमारा ये बेसिक ईपीएस होता है अर्निंग्स व्हिच आर देयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये तो पहले ही आफ्टर, कुछ करने की जरूरत नहीं, मेन है डिनोमिनेटर।
अब डिनोमिनेटर में क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे पैसा अलग अलग समय पे आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे बेटा? आसान तरीका क्या है, आप वेटेड एवरेज शेयर्स करते हो, वेटेड एवरेज अमाउंट से कर लीजिए। जो आपके पास, मैं बच्चों को बोलता हूं आसान हो जाता है जब स्टेजेस में पैसा आता है, तो आप वेटेड एवरेज अमाउंट देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपके पास स्टार्टिंग में बेटा शेयर्स है 1 अप्रैल को, फिर मैं इंस्टीट्यूट वाला आंसर भी दिखाता हूं, 6 लाख शेयर्स, इनका पैसा कितना, 5 रुपए, तो पूरे साल ही रहा। तो 1 अप्रैल को जो है 6 लाख वालों का 5 रुपए, ये तो आपके पास बेटा पूरे साल ही बिजनेस में लगा रहा, तो इंटू 12/12, तो 30 लाख। और फिर हमारे पास कब आया पैसा सर, 1 सितंबर को 5 रुपए और मंगाए, पर वो 60 वालों से नहीं आए, तो 540 से ही आए, 540 से आए। तो 1 सितंबर को 540 वालों से आए 5 रुपए, पर वो 1 सितंबर को आए, तो वो बिजनेस में कितने टाइम लग रहे, 7 मंथ्स, 1 सितंबर से 31 मार्च, 7 मंथ्स। तो 540 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 1575। तो हमारा वेटेड एवरेज अमाउंट हुआ 4575, ये अमाउंट है। हमारा शेयर 10 का है, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे बेटा, तो शेयर्स आ जाएंगे 457,500। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा साथ साथ करता है, गलती हो जाती है, आप 1 से 1 तक जाएंगे, गलती होती है, बड़ा आसान अप्रोच है। जो स्टार्टिंग वाला पैसा है वो पूरे साल लग रहा, वेटेड एवरेज कर रहे हैं, और जो 1 सितंबर का है वो 7 महीने लग रहा। 457,500 हमारे शेयर्स है, और यही हमारे पास में आप देखेंगे 2196 अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 457,500 शेयर्स, तो हमारा ईपीएस आ गया 4.8। फॉर्मूला लिखा, आंसर वैल्यूज डाली और चीज आ गई। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने किया, थोड़ा सा बच्चा गलती करने के चांस होता है कि वो अलग अलग तरीके से उन्होंने किया है, कि वो 5 महीने रहा फिर चेंज हो गया, और वो 5/10 साथ साथ करे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वहां पे गलती होने का चांस है। तभी मैंने आपके पास में ये अप्रोच से आपको करके दिखा दिया, वेटेड एवरेज अमाउंट के अप्रोच से, जो थोड़ी सी सिंपलर अप्रोच है, थोड़ी सी सिंपलर अप्रोच है, बेटर है आपके पास, ठीक है ना। सो 457,500 हो जाता है। देन अगला जो पार्ट है बेटा, दैट इज एएस नंबर, आपके पास जो है 4 से आ रहा है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट से रिलेटेड, जिसमें वो चीजें पूछ रहा है, बताएंगे कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920 के अप्रूव करी बोर्ड ने 15 जुलाई को, इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हमें कह रहा है बताइए क्या ये अबव मेंशन इवेंट्स कंटिजेंसीज है, एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो पहला है, अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टाइजमेंट, फाइल ही कब कर, 20 अप्रैल को, क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 25 लाख। तो बेटा ये तो चीज ही बाद में हो रही है, इसका तो रिलेशन ही नहीं आ रहा, तो अगले साल है, क्योंकि कॉन्टीजेंसी जो एग्जिस्ट बैलेंस शीट डेट पे कर रही है वो आ रही है, तो ऑटोमेटिकली नॉन एडजस्टिंग, इसका मतलब कोई रेलिवेंस है ही नहीं है आपके पास में। दिस इज नॉट अपियरिंग ऑन 31st ऑफ मार्च, सो नॉन एडजस्टिंग में ही कवर हो गया। नॉन एडजस्टिंग, सूट फाइल्ड इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बट इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि वो फाइल ही 20 अप्रैल को, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द कंडीशंस जो डिटरमिन विच मे और मे नॉट अकर, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होना है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही है, क्योंकि ये हो ही बात में रहा है, ठीक है ना। देन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एक्विजिशन की, वो डिसाइड हो गई थी मार्च तक, बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज हुए अप्रैल में, एंड अमाउंट इन्वेस्ट किया 50 लाख, तो बेटा ये एडजस्टिंग बन जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि टर्म्स कंडीशन सारी मार्च में हो गई थी, जो एक्विजिशन आप कर रहे हो दूसरी कंपनी का, सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो सब कुछ हो चुका है, तो कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, और बाद में उसका एडिशनल एविडेंस मिला, तो ये एडजस्टिंग इवेंट में फॉल कर गया, तो आपके पास इसका इफेक्ट ले लिया जाएगा, तो एडजस्टिंग इवेंट है। टर्म्स कंडीशंस जो है वो फाइनलाइज हो गई थी बैलेंस शीट डेट से, और कैरी आउट हो गई थी बिफोर क्लोजर, और ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाद में हो रहा है, तो एडजस्टमेंट कर दी जाएगी एसेट लायबिलिटीज में। अगर हमारे पास में नेगोशिएशन वर्ड बोलता ना, तो मैं नॉन एडजस्टिंग लेता, क्योंकि नेगोशिएशन इज नॉट कंसीडर्ड समथिंग विच इज अ कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट, वो सिर्फ बातचीत है, यहाँ क्या है, सब कुछ हो चुका है, तो वो आपके पास कंसीडर करा जा रहा है, ठीक है ना। देन थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय कैशियर जो हुआ था, वो डिटेक्शन ही कब हुआ, 16 जुलाई को, हमारी अप्रूवल हुआ था 15 जुलाई को, तो ये तो स्टैंडर्ड के दायरे से ही बाहर है। वैसे अगर मैं इसे सही भाषा में बोलूं, तो ये तो इवेंट नॉट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, कवर ही नहीं हो रहा, इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट प्राइमरीली इसे मैं, मतलब अगर स्टैंडर्ड में बोलूं,
सही तो नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, हम इसे नॉन एडजस्टिंग ही बोल रहे हैं। वैसे नॉन एडजस्टिंग वो होता है जो आपके पास में हो उसी बीच में रहे पर जिसका इफेक्ट नहीं लेना, ठीक है ना। तो हमारे पास में नॉन एडजस्टिंग इवेंट आ गया, दोज इवेंट जो अकर होते हैं बैलेंस शीट डेट में और डेट ऑन व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, उसी के एडजस्टमेंट की बात आती है, डिस्क्लोजर की बात आती है। तो यहां पर में बेटा ये हुआ ही बाद में आफ्टर अप्रूवल, तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। देन कंपनी ने नेगोशिएशन शुरू करी है बेटा एक पार्टी के साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की मार्च में, बुक वैल्यू 30 लाख है और रजिस्ट्री हुई 15 अप्रैल को। तो बेटा क्या है, क्या यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ? नो सर, सिर्फ बातचीत शुरू हुई, और बातचीत शुरू होना इज नॉट अ कंक्लूसिव आपके पास कंडीशन विच इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट, तो इसलिए नॉन एडजस्टिंग में कवर होगा, ठीक है ना। सो नॉन एडजस्टिंग, not appropriate for events which are occurring after balance sheet date if events do not relate to condition existing at balance sheet date। तो ये प्रपोजल स्टेज पे है, नेगोशिएशन शुरू हुई है, वो फाइनलाइज नहीं हुई, तो वो आपके पास जरूरत नहीं है। और डिस्क्लोजर दिया जा सकता है पर रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी में इफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विच सीम्स टू बी, तो आप ये बोल सकते हैं कि डिस्क्लोजर दिया जा सकता है एटलीस्ट, ठीक है ना। देन नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि फिर आग लगी बेटा, डैमेज करा एसेट्स को 5 अप्रैल को, हाउएवर एसेट्स इंश्योर्ड है, बेटा कोई कंसर्न वाला पॉइंट ही नहीं आया क्योंकि इंश्योरेंस है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस बंद हो जाता फिर भी हमारा नॉन एडजस्टिंग की एक्सेप्शन में आ जाता है कि अगर गोइंग कंसर्न के जम्पशन ही वैलिड ना रहे, ठीक है ना। बट यहां तो आपका ऐसा कुछ है ही नहीं, तो नॉन एडजस्टिंग वाले में ही कवर हो रहा है। तो डू नॉट रिलेट टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट बैलेंस शीट डेट, तो यहाँ पे बेटा ओनली डिस्क्लोजर वगैरह दिया जा सकता है आपकी रिपोर्ट के अंदर में, ठीक है ना। सो ये नॉन एडजस्टिंग में ही आ रहा है, डिस्क्लोजर देके अपने पास खत्म कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस ना होती फिर हमारे दो ऑप्शन बनते हैं, भाई गोइंग कंसर्न वैलिड है कि नहीं है। गोइंग कंसर्न के assumption तब भी वैलिड है, छोटा मोटा लॉस है कोई चक्कर की बात नहीं, बिजनेस चलता रहेगा, फिर नॉन एडजस्टिंग हो गया। पर अगर गोइंग कंसर्न के assumption वैलिड नहीं है तो ये एक्सेप्शन टू नॉन एडजस्टिंग में चला गया, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से तो नॉन एडजस्टिंग ही है क्योंकि आग तो लगी बाद में, बट फिर भी आपके पास हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फिर लिक्विडेशन बेसिस पे, तो उसे एडजस्टिंग बना देते हैं, वो एक्सेप्शन में कवर हो जाता है, ठीक है ना। देन अगला जो पार्ट है बेटा वो AS 29 से रिलेटेड है। XYZ लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे, कोई प्रोविजन नहीं बनाई वारंटी की कुछ गुड्स की ड्यू टू द फैक्ट कि कंपनी को वारंटी कॉस्ट और से मिल जाएगी, ये रीइंबर्समेंट का पॉइंट है। हेंस अकाउंटेंट ने कहा कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है वारंटी की क्योंकि अमाउंट रीइंबर्स हो जाएगा। बताओ क्या ट्रीटमेंट उन्होंने सही करी कि नहीं करी? वैसे तो 90% गलत ही करते और यहाँ पे भी गलत ही निकल रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली बोलता है बेटा अगर प्रोविजन की कंडीशंस पूरी होती है तो प्रोविजन अपने पास जरूर बनानी है। अगर रीइंबर्समेंट है तो उस केस में रीइंबर्समेंट को सेपरेटली दिखाओ, वो प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता। पीएनएल में नेट दिखा सकते हो पर बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाओ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड, रीइंबर्समेंट को रिकॉग्नाइज करने जब पूर्व वर्चुअली सर्टेन है कि रीइंबर्समेंट मिल जाएगी अगर ऑब्लिगेशन सेटल करेंगे। रीइंबर्समेंट एक सेपरेट एसेट है, वो एक्सीड नहीं कर सकता प्रोविजन से, कंपनी ने कोई प्रोविजन नहीं, ठीक है ना। वारंटी बननी चाहिए थी, सेपरेट एसेट के तौर पे दिखना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट रादर देन दिखाया ही कुछ नहीं। देखो नेट इफेक्ट में भी 0, अगर 100 की ही प्रोविजन है, 100 की रिइंबर्समेंट है, पीएल में 0 ही जा रहा है, बैलेंस शीट में भी सेपरेटली दिख रहा है 100 और 100, बट वो ये बड़ा क्लियरली बोलते हैं दिखाना है प्रोविजन अलग से, रिइंबर्समेंट अलग से, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली जो है वो गलत आपके पास किया गया, इट इज नॉट करेक्ट, वो गलत किया गया, ठीक है ना, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। देन अगला जो पार्ट है बेटा सी पार्ट जो है वो है लिक्विडेशन से रिलेटेड अबाउट दी, अगर मैं बोलूं आप लोगों के साथ में लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में बोल रहा है कि बताइए कितना पैसा रह गया, आपकी सेटलमेंट कैसे हो रही है। एबीसी लिमिटेड वॉलंटरी लिक्विडेशन में गई, डिटेल्स दे रहा है 1010% प्रेफरेंस शेयर से 100 वाले फुली पेड अप, क्लास ए है 1200 इक्विटी शेयर्स 100 वाले 80 पेड अप, 800 इक्विटी शेयर्स 100 वाले 65 पेड अप। तो ये अलग अलग क्लासेस है। 3.5 लाख के 350 के एसेट बिके और लिक्विडेशन का खर्चा है 8000। कंपनी ने एक बैंक लोन सिक्योर किया है 60,000 का और सैलरी 3 क्लर्क्स की 3 महीने की 500 पर मंथ आउटस्टैंडिंग है और क्रेडिटर 70 है। कह रहे बताओ इक्विटी में कैसे होगी? तो बेटा ये इक्विटी वालों को कितना पैसा लेना है देना है, इसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, भाई कितना पैसा बचा है, कितना पैसा बचा है। तो 350 हमारे पास है, खर्चा 8000 है, लोन वाला ऑब्वियसली वो इसी से निकल जाएगा सिक्योर्ड वाला,
क्या वो स्पेसिफिक एसेट से होता है, फिर बाद में जितना बच जाता है वो भी अनसिक्योर्ड में चला जाता है। सैलरी 3 लाख 3 महीने की जो है वो बेसिकली प्रेफरेंशियल हो गई, और जो क्रेडिटर है वो अनसिक्योर्ड हो गए। तो सारे पैसे माइनस होके ही पता चलेगा भाई कितना सरप्लस बचा है। इन्होंने यहाँ पर मैं बेटा स्टेटमेंट बना दी, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, आप प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, क्वेश्चन ने कहीं स्टेटमेंट नहीं मांगी। सो 350 आपका है, लिक्विडेशन खर्चा, लोन है 860 का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 3 महीने 3 लाख का जो आपके पास बोल रहे 500 के हिसाब से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 70, और आपके पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो है 1000 है 100 वाले। तो ये आपका ये भी 1 लाख माइनस हो गया। ये सब करने के बाद 3.5 लाख में से अगर आपके पास मैं यहीं से देखूं 3.5 लाख में से 8000 माइनस हुआ, 60,000 माइनस हुआ, वो बनता है 4500, 70,000 और 1 लाख। तो 107,500 इज अवर सरप्लस। नाउ ये हमारे पास सेटल होना, और इसमें हमारे इक्विटी शेयर 2 टाइप के हैं। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट करी गई है एक दूसरे अप्रोच से करी गई है बेटा। हम जनरली बच्चों से बोलते हैं एक आसान अप्रोच भी है जो कि हम कर लेते हैं। तो 107,500 है। आप नोशनल कॉल मंगाते हैं कितनों से? सर नोशनल कॉल मंगाएंगे हम 800 वालों से 15 रुपए की, क्योंकि 65 है, सेम लेवल पे लेके आना है 80 पे। तो सरप्लस है 107,500 का। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो सरप्लस है 107,500 प्लस नोशनल कॉल 800 वालों से 15 रुपए की। 800 वाले हैं बेटा, यस, उनसे 15 की, ताकि बराबर हो जाएंगे, विच इज 12,000। तो टोटल हो गया 119,500। और हमारे टोटल शेयर्स कितने जिसमें ये बटेगा बेटा? टोटल शेयर्स हमारे पास में 1200 ए है और 800 ये है, तो 2000 हो गए। तो रिफंड पर शेयर निकल जाएगा पर शेयर होल्डर। $59.75। तो हमारे पास में 2 कैटेगरी के शेयर्स है, एक है ए कैटेगरी, एक है बी, 1200 और 800। और हम कर रहे हैं बेटा कॉल या रिफंड। तो फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा, इनसे कुछ नहीं मंगाया, इनसे हमने मंगाए थे 15, सबको वापस कर रहे 59.75। तो फाइनली इनको दिया 59.75 का रिफंड, और इनको 44.75 का रिफंड। ये अप्रोच हमारी है जो हम अपने पास फॉलो करते हैं जनरली, इजी अप्रोच, ठीक है, समझने के लिए हमारे पास। तो 59.75, 44.7, अब किसी भी अप्रोच से कर लीजिए, मैंने आपके पास बेटा समझ आना चाहिए। तो इतने का रिफंड है हमारा, तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, 59.75 1200 वालों का, 44.75 800 वालों का है। इतना इतना अमाउंट बनेगा जो कि 107,500 बन जाता है। तो इतना ही आपका रिफंड आ रहा है, और इसी से सॉल्व हो जाता है। यही यहाँ पे आपके पास में निकल के आ रहा है, यही आपके पास यहाँ पे निकल के हमारा आ रहा है कि कितना कितना रिफंड किया गया है। वो अप्रोच दूसरी से किया गया, आ वही रहा है, बिल्कुल सही आपके पास आंसर बन गया, ठीक है ना। और फिर जो लास्ट आपके पास है बेटा, दैट इज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इजी क्वेश्चन क्वेश्चन है। तो विधि लिमिटेड ने ऑफर करे 50 स्टॉक ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 1500 एम्प्लॉइज ऑन 1 अप्रैल 1930 रुपीज में। ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 1 साल में। शेयर जो इशू करे जा रहे हैं वो लॉक इन है बेटा, उनमें 3 सालों का फ्रॉम द ग्रांट डेट। मार्केट प्राइस वैसे 50 पर शेयर है ग्रांट डेट पे, पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो फेयर वैल्यू आपने लेनी है वो कितनी लेनी बेटा? 38 लेनी है। तो 50 का रेलिवेंस खत्म हो जाएगा बेटा, आपके पास 38 का रेलिवेंस रह जाएगा, क्योंकि आपके पास में बेटा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। तो हमारी जो प्राइस पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो 38 है। 31 मार्च को 1200 एम्प्लॉइज ने ऑफर एक्सेप्ट किया और 30 रुपए दे दिए, और नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए एंट्री डाली है। तो बेटा सेम ईयर है, यस सर, 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20, उसी साल। तो बेटा ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि 1500 का खर्चा रिकॉर्ड करो और फिर 300 का, मतलब 1200 को यूज करो, 300 का रिवर्स करो, जितना सेम ईयर है तो जितनों ने पैसा दिया उतने की एंट्री डल जाएगी, तो 1200 की एंट्री डल जाएगी।
38 इज द रेलिवेंट प्राइस। 38 वाला शेयर हम कितने में ऑफर कर रहे हैं बेटा? 38 वाला शेयर हम 30 में ऑफर करें तो 8 रुपए आपका जो है वो इंप्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस है। तो वही एंट्री आपके पास बननी है। तो 1200 इंप्लॉइज और हर इंप्लॉई को शेयर ऑप्शन है, तो 1200 इंटू 50 बनते बेटा 60,000 शेयर। 1200 इंटू 50, तो ये तो कॉमन है। दे कितने पे रहे? 30 पे। कितने का खर्चा है सर? 38 वाला दिया है 30 पे, तो 8 का खर्चा हो गया, तो 60,000 इंटू 8। फिर 10 रुपए गया किस पे सर? फेस वैल्यू है तो शेयर कैपिटल में। और 28 रुपीज कहाँ गए सर? सिक्योरिटी प्रीमियम में 1680। और फिर खर्चा कहाँ चला गया सर? पीएनएल में, कंपनी एक्सपेंस 480, जो 8 रुपए पर शेयर हमने एक तरीके से कम पे दिया। और यही वैल्यूज आपके पास नीचे उन्होंने निकाल के दिखा दी, 8 रुपए, 60,000 शेयर, 480, जो कि उसी साल में आपके पास रिकॉर्ड हो गया खर्चा। तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है हमारा मॉक टेस्ट पेपर प्रॉपरली, पूरे का पूरा जो सीरीज 1 था बेटा आपके पास में। और होपफुली आप सभी को ये प्रॉपरली समझ आ गया होगा अच्छे से और कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। यस सर, ये पूरे का पूरा हमारा क्लियर हो जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा अंत में, अपनी अच्छे तरीके से आप सही बच्चे तैयारी करते रहे। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अंत में बोल रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन थी तो वो अपने पास में सिर्फ टाइम स्टैम्प्स को रेफर कर ले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और उसे अब वो वाले क्वेश्चन पे ही जाके देख लीजिए, मैंने अपने पास पूरे को डिस्कस किया। साथ के साथ काफी जो इंपॉर्टेंट आपसे रिलेटेड टिप्स वगैरह होती है, एग्जामिनेशन टिप्स को लेके है, और साथ के साथ अगर मैं बोलूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइक 15 मिनट के रीडिंग टाइम को कैसे यूज करना, मैंने काफी वीडियोस अपने चैनल पे यहाँ पे डाली हुई है। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके आपकी प्रिपरेशन में। और जो एक कॉमन मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं वो आप लोग उससे बचे, ताकि आप अपने पास कन्विंसिंगली अपने एग्जाम्स के अंदर पास हो सके और अच्छे नंबर लेके आ सके। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी बच्चों के साथ है, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जरूर करते रहिए। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।